औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपको अपने माँ बाप जीज़ो कारब के अलावा आपके मरीज़ों से भी, आप उनकी दुआओं से भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आपको पता है हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हम पैसे लेके भी दवाई लेते हैं। हालांकि हर जगह पैसे दे के दवाई ली जाती है, यहाँ पैसे भी दे रहे हैं और दुआ भी ले रहे हैं और दिल से दुआ भी आ रही है। और दिल से ही दवाई आनी चाहिए तो अच्छी बात है, ना इतने बहुत पैसे लें कि दिल से दुआ ना निकले। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं कि एक पेशेंट पे मेहनत कर रहे हैं तो अपने मेहनत का सिला भी आपको मिलना चाहिए। आपने वक्त गुजारा है, आपने क्लिनिक बनाया है, आपने लाइफ गुजारी है होम्योपैथिक में, आपने टाइम दिया है, आपका हक भी बनता है। तो आपका हक बनता है कि उसका सिला मिले। हर डॉक्टर का देखिए हक है कि उसको सिला मिले। हर प्रोफेशन वाला कहता है जी मुझे अपने प्रोफेशन का सिला मिले। हर कारोबार वाला कहता है मुझे अपना सिला मिले। तो सिला क्या है और उसका आउटपुट क्या है, उसका हासिल क्या है, कि आपके पीछे नीयत क्या है। अगर नीयत ठीक है तो फिर तो सिला, चाहे वो आपको चंद रुपए में मिल रहा है, चंद हज़ारों में मिल रहा है, चंद लाखों में मिल रहा है, अगर नीयत ठीक है तो फिर सिला आपका 100% ठीक है। और उस सिले में बिल्कुल भी हराम नहीं होगा, हलाल होगा और आपकी सेहत पे, आपके बच्चों के लिए, आपके कारोबार के सब के लिए हलाल होगा। अब नीयत क्या है कि हमारी नीयत क्या है कि किसी तरीके से अल्लाह ताला मरीज ठीक कर दे। सबसे पहले ज़हन में ये डालेंगे कि ठीक अल्लाह ने ही करना है, डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं, ज़ीरो। डॉक्टर के हाथ में मेहनत है, उसका नॉलेज है, और नॉलेज जितना है, चाहे नॉलेज थोड़ा है तब भी अगर उसके अंदर सिले के पीछे नीयत बहुत ज़्यादा है तो उसका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन नीयत बड़ी कम है तो ये समझता है कि नॉलेज है, ठीक है, मेरा काम चल जाएगा और मैं समझ लूँगा, मैं कर लूँगा, तो ऐसा भी नहीं होता। नॉलेज कम है लेकिन आप बहुत कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसका सिला अच्छा मिलेगा। तो हमारे यहाँ यही है कि आपका नॉलेज अप टू डेट करें। आप देखिए जितना मैं कहूँगा जितना एक MBBS डॉक्टर पढ़ता है उसको शुरू में सिला उतना नहीं मिलता जितना उसने वो मैट्रिक से पढ़ाई शुरू की हुई है, FSC में की हुई है, 5 साल की हुई है। क्या मिलता है? 60,000 तनख्वाह आजकल मेरा ख्याल यही इतनी है, इतनी है ना। तो क्या मिलता है इतना पढ़ के 60,000 में क्या, वो अगर बाहर 2-4 दफा खाना खाना पड़ जाए किसी, वो नहीं खा सकता। अपने उस्ताज़ा की, अपने टीचर की वो खिदमत कर सके, वो नहीं कर सकता। कुछ नहीं है। सिला होता है जब अल्लाह उसको देना चाहता है, उसके पीछे एक नीयत बनती है, नीयत में वो क्लिनिक खोलता है। वो नियत में MBBS है लेकिन क्लिनिक खोला हुआ है उसने, और आप देखिए कि कितने सिंपल MBBS अस्पतालों से भी ज़्यादा मरीज देख रहे हैं, और कितने अस्पताल वाले, नर्सिंग होम वाले एक आम डॉक्टर जितने भी मरीज नहीं देख रहे। फिर आगे आपने स्टडी कर ली, वो एक लेवल है उनका, उतना पढ़ना पड़ता है, और उसके पीछे नीयत क्या है, जिसकी नीयत है कि किसी तरीके से मरीज ठीक हो तो उसका सिला फिर उसको मिलता है। अगर नीयत ये है कि बस सिर्फ डॉक्टर बन जाएंगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, इज्जत आनी शुरू हो जाएगी, तो ये बात नहीं है। आपके अंदर मरीज की इज्जत होगी, मरीज के लिए मेहनत होगी, तो आपको पैसा इज्जत दोनों मिलेगी।
अगर आपके अंदर ये दो चीज़ें नहीं है तो फिर तो आप किसी खाम ख्याली में ना रहें कि आपको पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। और आजकल जैसे आप देखें कि डेंगू का ज़माना है, मुझे नहीं पता आप में से कितने डॉक्टरों ने डेंगू पे बहुत पढ़ लिया होगा, हालांकि पढ़ना चाहिए। डेंगू का ज़माना है, आप पढ़ें डेंगू क्यों फैलता है, कौन सा वायरस है, अलामतें क्या हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी आफ्टर ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, इसके टेस्ट कौन कौन से हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है, ये मलेरिया से क्यों मिलता है, इसकी सिम्टम मलेरिया से क्यों मिलती है, इसका आपको पढ़ जाना चाहिए था। अगर नहीं पढ़ा तो गलती की है। मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1997 में 6 में जब हेपेटाइटिस शुरू हुआ BC, तो मैंने उसके लिए बहुत पढ़ा। मैंने 1-2 साल में ही उसका पढ़ के किताबें छानी, सब पढ़ लिया। मैंने स्पेशलिस्ट की किताबें, MBBS डॉक्टरों की किताबें, उसमें मैंने हेपेटाइटिस C पढ़ा, B पढ़ा, उसकी वजूहात पढ़ी, उसकी सारी टेस्ट पढ़े, उसके ट्यूमर मार्कर पढ़े, उसका ट्रीटमेंट पढ़ा, उसके सिम्टम पढ़े, उसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी। उसका रिजल्ट क्या मिला कि अल्लाह ताला ने बेबहा उम्मीद मेरे नेगेटिव। आज भी मेरे पास सैकड़ों रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जिसको एलोपैथिक भी नहीं मानता कि ये हो सकता है, वो होम्योपैथिक में हुआ होगा, यानी कि एंटीबॉडीज टेस्ट उनके नेगेटिव हो गए, क्योंकि एलोपैथिक में वो एक दफा सोचते ही नहीं है कि एंटीबॉडी दोबारा बन सकते हैं, तो दोबारा तो बनते हैं। हमारे पास सबूत है, हमारे पास प्रूफ है। कोई भी डॉक्टर आ जाए, मुझे आके कहे कि जी सबूत दिखाएं, जितने मुंह से कहेगा मैं सबूत दिखाऊंगा, मेरे पास पड़े हुए, चाय भी पिलाऊंगा। तो होम्योपैथी ऐसी नहीं है, ये बहुत आगे जाके काम करती है, जहां आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपको बताऊं, फिर उसके बाद डेंगू आया, मैंने डेंगू पे पढ़ा, बहुत पढ़ा। मैंने उसकी दवाई इसकी दवाई बनाई, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन हजारों लोगों को दी। मेरे पास वो भी रिकॉर्ड पड़ा जिसको दी, उनमें से डेंगू नहीं हुआ, मैक्सिमम को नहीं हुआ। मैंने यहाँ लिख के लगाया हुआ था कि डेंगू की हिफाजती दवा फ्री हासिल करें। मेरे पास आ गए हेल्थ के बंदे, कह रहे आप ये नहीं कर सकते, आप एक मरीज भी नहीं दे सकते, हुकूमत का ऑर्डर है, आप पे पर्चा हो जाएगा। और कईयों पे उन्होंने पर्चा किया है। वो कह रहे थे, जैसे आजकल भी मैसेज आपको भी आए होंगे कि जी आपको हदायत की जाती है कि आप डेंगू का मरीज नहीं देखेंगे, आपके पास डेंगू का मरीज है तो उसको हॉस्पिटल भेजिए। अब ये उनकी तो मुझे समझ नहीं आती। और हमारा जो लीडर हैं, जो कौंसिल का सदर है, उनको सामने आना चाहिए भी, क्यों नहीं कर सकते हम, एक बयान तो लगाए ना, क्यों नहीं कर सकते। आप अपनी वार्ड का हमारे प्लेयर से मुकाबला कर ले, आधे मरीज दे दें, देखिए किसके जल्दी ठीक होते हैं, तो जिसके सेफली ठीक होते हैं, वहां से जो मरीज आ रहा है जिसने हफ्ता 10 दिन दवाई खाई है, वो इतना आजकल कमजोर हो रहा है कि उसकी कमजोरी नहीं खत्म हो रही। मैंने वो डेंगू की दवाई बनाई, फांसी दी, हजारों बंदों को इलाज किया, ठीक हुए। फिर कोरोना आया, मैंने कोरोना पे स्टडी की, अपनी किताबें खंगाली, उनको पढ़ा, उसकी मैंने फांसी दवाई बनाई, वो हजारों लोगों को फ्री दी, उसकी भी एंट्रीज मेरे पास है। और वो मानेंगे, जहां जहां जिस जिस मिल में, जिस जिस कारखाने में 300-300 400-400 वर्कर को मैंने दवाई दी, वो सब ठीक रहे। अगर हुआ तो कोई कहीं चला गया तो एक आध हुआ, वरना नहीं हुआ। तो इस तरह हमें स्टडी करनी पड़ेगी ना। अगर आप घर बैठ के कर देंगे, ठीक है जी, रोज के चंद पैसे आ रहे हैं, ओके, ऐसे काम नहीं चलेगा। हर एक को इंडिविजुअली मेहनत करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली। होम्योपैथी के लिए करनी पड़ेगी आपको, इंसानियत के लिए करनी पड़ेगी आपको, एलोपैथी के लिए करनी पड़ेगी, उनके मुकाबले पे आना पड़ेगा। हम क्या, हम भी तो डॉक्टर हैं ना, हम भी उसी बीमारियों का इलाज करते हैं, वो भी करते हैं, तो हमें तो साथ आना पड़ेगा। तो इसलिए हर बीमारी का, आजकल जैसे फिर डेंगू फैला हुआ है, आपको चाहिए कि निकाले टाइम, डेंगू फीवर पड़े, और डेंगू फीवर की सिम्टम सारी मलेरिया वाली है, आप मलेरिया का चैप्टर निकालें,
आप मलेरिया की रिपोर्टरी निकालें, आप मलेरिया पढ़ें, आपके सामने डेंगू खुल के आ जाए, और आखिर का 8-10 दवाई ऐसी निकल आएंगी आपके लिए, ये दवाई भी ये दे देंगे, ये दे देंगे, और भी ठीक हो जाएंगे। ये आपको करना होगा, इंडिविजुअली करना होगा, वरना बात वही है कि होम्योपैथी को जम किया जा रहा है तिब में, और तिब को होम्योपैथी में, और किस किस को अल्टरनेटिव को जम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, वे ऑफ ट्रीटमेंट की एक अपनी पहचान है, एक अपनी शनाख्त है, एक अपनी डिग्निटी है। वो क्यों हम कम करने दें, वो क्यों हम ख़त्म करें? इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। इससे कई दफ़ा इस तरह कोशिश हुई, कभी कोई गवर्नमेंट ने की, कभी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने की। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखिए। हमें सब काम करना चाहिए। अगर कभी कोई ऐसा हमें किसी भी फोरम पे निकलना चाहे, तो आपने सब आना है वहाँ पे। होम्योपैथी को मर्ज होने से बचाना है, इसकी अपनी अलहदा से इंडिविजुअल इसकी आइडेंटिटी रहनी चाहिए। नहीं रहेगी, कल को आपको नुकसान होगा। हमारी लाइफ गुजर चुकी है, हमने जो करना था शायद कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम स्टूडेंट हैं। आज भी रोज 2-4 किताबें पढ़ के कुछ सफ़े सोते हैं, तब नींद आती है। लेकिन ये काम तो करना है, हमने अपने फ्यूचर के जन डॉक्टर्स के लिए करना है, आगे उनके बच्चों के लिए करना है। तो अपने अपने मास पे, अपने अपने लेवल पे आप कोशिश करें कि ऐसा ना हो। अगर कभी किसी मीटिंग में आना पड़े, तो एक की जगह आप 4 डॉक्टर साथ लेके आए, आपकी स्ट्रेंथ पता चले, आपको पता चले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में देती क्या है, 20 लाख रुपया साल का, 120 कॉलेजों में, 120 कॉलेज है, 135 कॉलेज है, साल का 20 लाख देती है। हमें क्या देती है, हम दे रहे हैं उसको। तो ना दे 20 लाख, 20 लाख की वजह से वो मर्ज कर रहे हैं कि 20 लाख टिप को है, 20 लाख इसके है, IMF ने क्या फालतू खर्चे बंद करे, आप 20 लाख अपने पास रखे, होम्योपैथी को क्यों मर्ज कर रहे हैं? पहले दिन से होम्योपैथी कॉलेज खुद अपना कमा रहे हैं और खुद सर्वाइव कर रहे हैं। होम्योपैथ डॉक्टर खुद कमा रहे हैं, खुद सर्वाइव कर रहे हैं। आपने 1,000 रुपये फीस लगाई, आपने 5,000 रुपये फीस लगाई, हेल्थ कमीशन ने आके 8,000 कर दी, 10,000 कर दी। वो तो हम पैसे दे रहे हैं, आप हमें क्या दे रहे हैं? और जो इनकम टैक्स में गोशवारे दे रहे हैं, आप दे रहे हैं ना, आप दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट क्या हमें दे रही है? गवर्नमेंट कैसे कर सकती है इसको? तो याद रखिए, कभी अगर आपको निकलना पड़े इस काम के लिए, तो आप सब ने बाहर आना है, मेरे प्लेटफार्म से आना है, हम सब ने इकट्ठे होना है, इकट्ठे प्लेटफार्म हो गए। कभी हमें एहतजाज करना पड़े, मुजाहरा करना पड़े, तो आप साथ 2-2 डॉक्टर और को भी लेके आए। आपके घर में कोई बहन डॉक्टर है, भाई डॉक्टर है, बीवी डॉक्टर, उसको भी साथ लेके आए, क्योंकि आज इसको बचाएंगे तो कल ये बचेगी, वरना इसकी डिग्निटी कम हो जाएगी कि आप डॉक्टर नहीं लिख सकते इस नाम के साथ। क्यों नहीं लिख सकते? हम कर क्या रहे हैं? हम वही काम कर रहे हैं जो डॉक्टर कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ओपनली कहूंगा हम उनसे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। मुकाबला कर लें, केसेस देख लें कि आपके केसेस है, जो एलर्जी है, जो अस्थमेटिक है, जो आपके ऑटिज्म है, जो बच्चे मजदूर है, जो आपके आर्थराइटिस है, आपके टॉन्सिल्स है, आपके सियाटिक पेन है, आपके कहाँ ठीक हो रहे हैं? ये हमारा चाहे एक डॉक्टर रोज का एक करता है या महीने में एक करता है, ठीक तो होते हैं ना, उनकी दवाइयां तो छुटती है ना, ऑपरेशन से जान तो छुटती है। कितने मरीजों को हम ऑपरेशन अल्लाह के फजल छुड़वाते हैं, हम कहते हैं नहीं होगा भी ऑपरेशन खाएं, उसमें से आधे मरीज अल्लाह ठीक कर देता है। तो जब इतनी होम्योपैथी है, तो इसको स्टैंडर्डाइज करना है, मजीद करना है। आप लोगों ने निकलना है बाहर। आप लोग नहीं निकलेंगे तो फिर आपका अपना नुकसान है, आपके फ्यूचर का नुकसान है, होम्योपैथी की फ्यूचर है। आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं जिन्होंने दाखिला लिया हुआ है, जो चाहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। हमें तो चैलेंज करना चाहिए। और कभी ऐसा मौका आए, तो आप सब ने बाहर आना है। अव्वल तो शायद नहीं आएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर अली साहब कर रहे हैं, हम मिल कर कर रहे हैं। तो ऐसा मौका नहीं आएगा कि ये मर्ज करे, लेकिन अगर कभी मौका आया, तो हमने मर्ज होने से बचाना है इसको। चाहे आप हरिपुर से आए, चाहे पेशावर से आए, चाहे मानसेरा से आए, आपको उस एहतजाज के लिए आना पड़ेगा। साथ एक डॉक्टर लेके आए, 2 लेके आए, 4 लेकर आपको आना पड़ेगा। ये हम होम्योपैथी के फायदा, अगर होम्योपैथी हमें कुछ दे रही है, हमें होम्योपैथी, देखिए वो भी आदमी, वो डॉक्टर जो हैंड टू माउथ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको भी देगा। कितने एलोपैथ डॉक्टर भी हैंड टू माउथ हैं,
बल्कि कितने एलोपैथी डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, होम्योपैथिक से ज्यादा क्लिनिक बंद करके दूसरे शोबों में चले गए। मैंने खुद देखा है, दुकानें खोल ली हैं, किसी और डिपार्टमेंट में चले गए, पुलिस में चले गए, और जगह चले गए। तो जो डॉक्टर हैंड टू माउथ है, कल उनका अच्छा फ्यूचर भी है। एक जमाना था जिनके आज क्लिनिक चल रहे थे, शुरू शुरू में हैंड टू माउथ थे, 6 महीने हैंड टू माउथ रहे, साल रहे, 2 साल रहे कि 5 साल रहे, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है हैंड टू माउथ भी रह रहे हैं तो इज्जत कितनी आपको लोग डॉक्टर साहब कहते हैं, आपको घर पेशेंट के लिए बुलाते हैं, आपको फीस देते हैं। तो इस इज्जत को हमने कायम रखना है इंशाल्लाह। तो अब ये देखिए कि होम्योपैथी करने के लिए हमारा दिमाग इस्तेमाल होगा, होम्योपैथी करने के लिए हमारा दिमाग, और होम्योपैथी में कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरों का दिमाग। ये याद रखिए, ये दो दिमागों के बगैर काम नहीं चलेगा। और जो दिमागी सिम्टम है जिनको हम पर्सनालिटी ट्रीटमेंट कहते हैं, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट कहते हैं, मेंटल सिम्टम कहते हैं, माइंड कहते हैं, उसके बगैर होम्योपैथी मुकम्मल नहीं होगी। 60-70 के करीब दवाइयां हैं पॉलीक्रेस्ट, अगर आप इन पे अबूर हासिल कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंशाल्लाह नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने 8 दवाइयों पे अबूर हासिल किया? 70 ने तो 7 दवाइयों पे अबूर हासिल किया। भाई अबूर तो हासिल करें किसी चीज पे, 7 दवाइयों पे अबूर कर लेना। अबूर का क्या मतलब है? उसको ऊपर से कोप अप करें। आपको एकोनेट पूछो, आपको एकोनेट से ए से लेके जेड तक सिम्टम याद होनी चाहिए। आपकी 7 दवाइयां भी याद है, आप बहुत अच्छे चलेंगे। आपको अबूर हासिल करना पड़ेगा, आपको होम्योपैथ बनना पड़ेगा। आपको, आपके अंदर अल्लाह ने शफा का हिस्सा रखा हुआ है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। शफा उस वक्त आएगी जब आप किसी के लिए मेहनत करेंगे, इससे पहले शफा नहीं होगी कि आपके अंदर स्टोर की हुई है अल्लाह ने। आप जिसको चाहे फूक मारे वो ठीक, जिसको चाहे ये दवाई दे वो ठीक, जिसके सर पे हाथ फेरे वो ठीक, ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए मेहनत करेंगे, आपके अंदर से एक एनर्जी पैदा होगी, और वो एनर्जी मरीज की बीमारी के एनर्जी का मुकाबला करेगी। चाहे आप दवाइयों से कर लें, चाहे अपने ख्याल से कर लें। आपका एक ख्याल है, एक सोच है, एक खौफ है, ये हर मरीज के दिल में, इसको निकालेंगे आप। होम्योपैथ्स बैठे हुए हैं, एक केस ठीक हो गया, 2 केस ठीक हो गए, महीने बाद उसी को सालों साल जिक्र करेंगे, वो केस ठीक हुआ, वो उसके बाद कोई नहीं हुआ, ये नहीं बताएंगे। और भाई जब आप माइंड पे जाएंगे, आप भी किसी दवाइयों पे अबूर हासिल करेंगे तो और केस भी ठीक हो गए। आपका एक एक केस ठीक हो जाए ना, सारे ही सिस्टम में, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका सिक्रेटरी सिस्टम है, आपका स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, आपका लिवर सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। आप एक एक सिस्टम का एक एक मरीज 100% ठीक हो जाए, आपका लेने, ये मैं आपको बता दूं। पैलिएट होना और होता है, वक्ती तौर पे दबाना और होता है, लेकिन ठीक होना और होता है। और जो ठीक होता है, और वो आपके पहली पूरी से, पहले हफ्ते से, पहले महीने की दवाई से ठीक होता है। वरना अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर मसला होगा। अपने ख्यालात को एक तबीब वाला बनाए, एक डॉक्टर वाला बनाए। आपके ख्याल में, आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में होना चाहिए कि मैंने मेहनत करनी है मरीज ठीक होने के लिए। मेरे पास जो मेडिसिन पड़ी है, जो बुक्स पड़ी है, मैंने इनको पढ़ना है, मैंने इनको इस्तेमाल करना है, मैंने इनको हर लम्हे पढ़ना है। अगर कोई मरीज आपका है, कोई क्रिटिकल आ गया है, आपका मुश्किल है, डिफिकल्टीज है, फंस गए आप रात को बैठे उठ के निकालें किताब, देखिए उसका। हमने तो उस वक्त मेहनत की जब मोबाइल होता ही नहीं था। आज मोबाइल पे आपको 20 किताबें होम्योपैथिक मिलती है, 20 रेपर्टरी आपको मिलती हैं, आपको 20 डिक्शनरी मिलती हैं, आपको डॉक्टरों के नॉलेज मिलते हैं, आपको डॉक्टरों के लेक्चर मिलते हैं, आप डॉक्टरों के तजर्बा में। हमें क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। हमें एक एक लफ्ज ढूंढने के लिए पूरी डिक्शनरी खरीदनी पड़ती थी, उसमें नहीं मिला,
दूसरी डिक्शनरी ले ली, उसमें नहीं मिला, तीसरी ले ली। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो आप एक लफ्ज के पहले दो लफ्ज लिखे, लफ्ज पहले स्क्रीन पे आ जाते। कितनी आसानी है। तो इसको करें, अपने अल्फाज को, अपनी सोच को बहुत ही हम्बल, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ज़बरदस्त बनाएं। एक कामयाब मुआलिज के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तब होगा, आपको 7 दवाइयों पे अबूर होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। आपको 70 दवाइयाँ पड़ी होंगी तो कॉन्फिडेंस होगा। आपको एनाटमी आती होगी, थोड़ी फिजियोलॉजी आती होगी, आपको पैथोलॉजी आती होगी, तब आप में कॉन्फिडेंस होगा। जिनको नहीं होता उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से। आपके पास जो भी केस है, कॉन्फिडेंस है, हम करते हैं इंशाल्लाह। कितने मरीज रेफर कर देते हैं, होम्योपैथ रेफर कर देते हैं, शियाटिक पे उनकी मुझसे इलाज नहीं और आप चले जाएं, ऑपरेशन करा लें। ठीक है, कैंसर का ओहो जी मुझसे नहीं होगा, आप रेफर हो गए। कुछ रेफर कर देते हैं अस्पतालों में सर्जनों को, कुछ होम्योपैथ को रेफर कर देते। क्यों करते हैं भैया? आप खुद किताबें खोलें, आप खुद पढ़ें, आप टाइम दें ना। अगर आप कहेंगे रेफर से हो जाएगा ठीक, तो ऐसा नहीं होगा। रेफर से चाहे अगला डॉक्टर जितना पढ़ा लिखा हो, उसके सामने मरीज ही नहीं है, उसने मरीज को देखा ही नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं देखी, उसकी आंखें नहीं देखी, उसकी जुबान नहीं देखी, उसकी नब्ज नहीं देखी, उसकी हालत नहीं देखी, एग्रीवेशन नहीं पता, वो क्या कहेगा? हाँ जी बेलाडोना आई दे दें, एकोनाइट दे दें, रस रख दें, ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मरीज रोज फंसता है, एक रोज क्रिटिकल पेशेंट है, रात को बैठ जाए, उसकी बीमारी निकाल लें, रिपर्टरी में दवाइयां निकाल लें, एक एक करके पढ़े, सुबह आपको सोल्यूशन मिलेगी। तो ये जो अल्फाज हैं, यही हमारी दवाई बनते हैं। बात का आपको पता भी नहीं चलता। क्या आप मरीज की नब्ज पढ़ के कहते हैं जी इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बोलेगा, कॉन्फिडेंस बोलेगा, एक एनर्जी बोलेगी, आपके जिस्म से एनर्जी निकलेगी, उसकी बीमारी की एनर्जी को जाके टकराएगी, उसके अंदर चली जाएगी, उसको सेहत देगी। दवाइयों का नंबर बाद में। दवाइयाँ क्या है हमारी? हमारी दवाइयाँ क्या है? मेडिसिन, एनर्जी है ना। क्यों नहीं नजर आती भाई? आप शीशी उठा ले, आपको दवाई कहाँ से नजर आएगी? और इसीलिए होम्योपैथिक फेल भी आप साबित नहीं कर सकते कि हमारी दवाइयों में कुछ है। आप साबित तो करें दवाइयाँ जाके काम कहाँ करती हैं। आपके जो अल्फाज हैं, आपकी जो सोच है, आप पे वहां दवाइयाँ काम करती हैं। जितनी हमारी प्रूविंग हुई है, क्या थे वो? जज्बात आए, सोच बाहर आई, आपका माइंड बन गया कि ये माइंड सिम्टम है। आपका सोच बाहर आई, आपका माइंड बाहर आया, आपकी सोच इतनी मुतासर थी या इतनी मुतासर होने वाली थी कि वो बीमारी में कन्वर्ट हो गई। आपने खुद बीमारी पैदा की। अल्लाह ताला ने हर बीमारी के जरासीम हम हमारे अंदर रखे हुए हैं। जिस कायनात की चीज़ों से हम मिलकर बने हैं, उसी कायनात की बीमारी हैं, वो सब बीमारियां आपके अंदर हैं। तो जब मौका मिलता है वो बाहर आ जाती है। मौका कैसा मिलता है? आपके माइंड से मिलता है। आपने गलत सोचा, आपने नेगेटिव सोचा, आपने एक ही सोच देखी जो अननेचुरल है, तो फिर अंदर म्यूटेशन शुरू हो जाएगी, आपके डीएनए में म्यूटेशन शुरू हो जाएगी, और वो अननेचुरल म्यूटेशन होगी। एक म्यूटेशन होती है रेगुलर, जिससे आपकी ग्रोथ होती है, आपकी सेहत बनती है, आपकी ताकत बनती है, आपकी एनर्जी बनती है, आपकी इम्यूनिटी बनती है। एक सोच होती है जो आपको नुकसान करती है, तो उससे आपको नुकसान होगा। तो ये जो सोच है, हमारी दवाइयाँ सोच का दूसरा नाम है, हमारी मेडिसिन जज्बात का दूसरा नाम है। जज्बात बने, हमारी सोच बनी, वो मिल के एक दवाई बन गई, उसको हमने माइंड सिम्टम किया। यही सोच जिसमें ज्यादा बनी, बड़ी ज्यादा तेज हो गई, अंदर से इम्यूनिटी जवाब देगी, बीमारी बन गई। तो फिर उसकी सिम्टम आई, उसकी सिम्टम लिखी गई, कितने कितने सफ़े लिखे गए। आप मेडिका प्यूरा में देखें कितने कितने सफ़े लिखे हुए, किस तरीके से प्रूविंग हुई है। उन सफ़ों पे अलामतें हैं, फिर अलामतों से
आपकी थेराप्यूटिक्स बनी, आपकी पैथोलॉजी बनी, उनको बीमारियों का नाम दे दिया गया, उनकी सिम्टम अलग कर दी, उनकी काजेज अलग कर दी, उनके क्लिनिकल टेस्ट अलग कर दिए गए। तो हमें अपनी सोच को मुस्बत रखना है, सोच के अंदर होम्योपैथ रहना है, सोच के अंदर होम्योपैथिकली पावरफुल बनना है कि मैंने अपना ही पढ़ना है, अपना ही देना है और मरीजों को इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत करनी है। ये सोच रखेंगे। अगर ये रखेंगे जी DHMS हो गया, BHMS हो गया, डॉक्टर लिखा गया, टेबल पे एक किताब नहीं, बेड साइड पे एक किताब नहीं, तो फिर आप रिजल्ट देख ले खुद। फिर आप जितना बातों का खा सकेंगे वही खाएंगे बातों का, अब स्टडी का नहीं खाएंगे, अपने प्रोफेशन का नहीं खाएंगे। सोच हमें हर हाल में बेहतर करनी है। तो बहरहाल हमारी बातचीत आगे निकल जाती है। हमारे अल्फाज जहरीले नहीं होने चाहिए, हमारे अल्फाज बड़े खूबसूरत होने चाहिए, हमारे मरीजों के लिए अल्फाज बड़े अखलाकी होने चाहिए, उनकी उम्मीद बंधन होने चाहिए। वो आपसे उम्मीद लेके आते हैं, आपने अल्लाह पे उम्मीद रखनी है, आपने अपने पास नहीं रखनी हाँ कि मेरे पास है, आपके पास कुछ नहीं, आप अल्लाह पे उम्मीद रख के आगे चलेंगे। कि आगे कहते हैं डॉक्टर साहब आपके हाथ में बड़ी शिफा है, उनको मना करें कि ऐसा नहीं कि ये शिर्क है, ये बहुत बड़ा शिर्क है। उनको मना करें कि भाई आपको कई मरीज आके कहते हैं कि जी आपसे बड़ी उम्मीद है, बस अल्लाह के बाद आपसे, ये भी शिर्क है। अल्लाह के बाद कैसे हम हो सकते हैं? नाउजुबिल्लाह। अल्लाह के बाद तो हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई नहीं है, और वो भी वो कुछ नहीं कर सकते जो अल्लाह कर। अल्लाह ने अपने साथ रखा हुआ है, लेवल में साथ भी रख दिया। अल्लाह के महबूब हैं, जहां अल्लाह लिखा है वहां मोहम्मद। अल्लाह के महबूब हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमारे आखिरी पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उनके नाम की कस्में उठा के बात कर दी कुरान में, हम तब भी काम नहीं कर रहे। हम तब भी समझ गए कि यार अल्लाह ने कसम उठाई है अपने मोहम्मद की, फिर आगे पढ़े इस सूरत क्या कह रही है, कभी गौर नहीं किया, कभी पढ़ा नहीं। तो आपके जो अल्फाज हैं यही आपको ट्रेन करेंगे, और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो आपको कर ही करना है। तो अभी जो हम अल्लाह की सिफ्त का जिक्र करते हैं, आज का अल्लाह की सिफ्त अल कुदूस जल्ला जलालुहु। अब अल कुदूस देखिए कि कुदूस का मतलब है बुराइयों से पाक, हर किस्म के ऐब से पाक। जिस हस्ती में कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं, कोई पस्ती नहीं, और ना कभी होगी, वो ज़ात अगर है तो अल कुदूस सिर्फ अल्लाह की है। आप देखें अल्लाह के डिज़ाइन करदा पूरी कायनात देखें, अल्लाह के डिज़ाइन करदा कायनात के सिस्टम देखें, अल्लाह के डिज़ाइन करदा आप उसके पूरे हर खिते के, हर मुल्क के आप उनके सिस्टम देखें, ये सब अल्लाह के एक नेचुरली डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके आगे हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो वो ज़ात जो बुराइयों से पाक है, जिसके लिए ना किसी उसके मुकाबले का कोई है और ना कभी होगा, और अगर हमने बनाए हुए हैं तो हम ही नुकसान में। ये हमारी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमसे भी लोग यहाँ बैठे होंगे जो आधे पाकिस्तान से ज़्यादा आज भी कब्रों से मांगते हैं, आज भी उनसे सवाल करते हैं, कहाँ गया आपका यकीन, कहाँ गया आपका तौहीद, कहाँ गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहाँ गया? सब फारिग कर दिए। तो अल्लाह कैसे खुश होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। कुछ नहीं होगा। आपको रोटी मिलेगी, आपको रिस्क मिलेगा, लेकिन अल्लाह खुश नहीं होगा। रोटी रिस्क अल्लाह ने लिख के भेज दी थी कि ये जब पैदा होगा इसको ये चीज़ें मिलेंगी, इतनी उम्र मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे, इतने साल ये खाएगा। तो आप देखें कि जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को समझते नहीं, उनको भी अल्लाह दे रहा। हमसे ज़्यादा बड़े बिजनेस हैं, हमसे ज़्यादा आराम से। इसके जवाब में अल्लाह ये भी कह रहा है कि देखो मैं परिंदों को भी दे रहा हूँ, मैं जानवरों को भी दे रहा हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों को भी दे रहा हूँ, मैं मछलियों को भी दे रहा हूँ, बगैर बिजनेस के, बगैर कारोबार के। वो भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाते हैं, उनकी भी फैमिलियां चल रही हैं।
तो अल्लाह की ज़ात ही ये कर सकती है। कितने जिन हैं, उनके कारोबार चल रहे हैं, वो भी खाते हैं, वो भी दावतें करते हैं, चल रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। कितने बैक्टीरिया हैं, कितने जरासीम हैं आपके जिस्म के अंदर से खुराक हासिल कर रहे हैं, हमें नजर नहीं आते। अगर नजर आ जाए तो आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ना कर सको। इतने खरबों जरासीम इस कमरे में इधर से आ रहे हैं, मैं खांसा तो उसके मुंह में, उससे चीख बारी तो मेरे मुंह में। अगर ये नजर आना शुरू हो जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आपके अंदर से, एक आदमी के अंदर से हजारों वायरस बैक्टीरिया खा रहे हैं। तो जो वो पाक जाती कर सकती है और कौन कर सकता है। तो इसलिए अगर आप अल कुदूस का विर्द करें अपने दिल से, तो आपकी शख्सियत भी ऐबों से पाक हो सकती है। ये ऐबों से पाक होना, नेगेटिविटी से पाक होना, बुराइयों से पाक होना, अगर अल्लाह से आप सिद्के दिल से मांगे तो ये मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपने अंदर एक हिस्स रखी होती, थोड़ी सी गुंजाइश दे दोगे, साथ तौबा भी कर रहे हैं, साथ गुंजाइश भी रखी हुई। भाइयों का भी हक मार रहे हैं, बहनों का भी हक मार रहे हैं, रिश्तेदारों का भी हक मार रहे हैं। जब हक मारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हकूकुल इबाद को का हक मारेंगे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। किसी का हक ना मारेंगे, किसी को दे नहीं सकते तो किसी का ले भी। और अल कुदूस का विर्द करेंगे, आप देखें कि आप महीने बाद, 2 महीने बाद अपने अंदर एक निखार पेश महसूस करेंगे, एक सफाई महसूस करेंगे, हल्का फुल्का महसूस करेंगे कि जो ऐब हो भी रहे हैं अल्लाह ताला उसको भी माफ कर दे। कि जब चाहता तो है कि मैं ऐबों से पाक हूँ, ये विर्द तो कर रहा है, ये मेरे नाम का विर्द कर रहा है। अल्लाह अपने सिफात की लिहाज करता है, ख्याल रखता है, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक आप। जब अल्लाह से कुछ मांगेंगे अल्लाह देगा। अल कुदूस का आप जिक्र करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कोई बंदा, कोई जितना भी हो जाए, अल्लाह के मुमासिल नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं हो सकती। चाहे जितना मर्जी लीडर हो जाए, मजहबी लीडर हो जाए, उसके पीछे अवाम हो, लाखों आम हो, अल्लाह के मुकाबले का नहीं हो सकता। अल कुदूस का जिक्र करें, आप इसकी, आप देखेंगे कि हाँ वाकई आपको महीने बाद, 2 महीने बाद इसका सिला मिल रहा है। विर्द कहीं नहीं लिखा कि आप 10,000 दफा करें, कहीं नहीं लिखा कि 1 लाख दफा करें, कहीं नहीं लिखा 111 दफा करें, कहीं नहीं लिखा 101 दफा करें। आप दिल से आंखें बंद करके अल्लाह को शाज़ो नजर करके अल्लाह की जो कदर है उसको जाने, अल्लाह की बढ़ाई को जाने, अजमत को जाने, अल्लाह की अलमाइटी को जान के कि अल्लाह कितना बड़ा है, फिर आप कहें अल कुदूस जल्ला जलालहू। बस एक दफा भी काफी है, बजाय कि आप 111 दफा करें। पहले अल्लाह को माने तो सही, फिर आप अपने अंदर चेंज देखें। चेंजेस तो आती हैं। हमारे कितने ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में हैं, हमारे मुल्कों में भी हैं। कितने पीर हैं, मैं तो नॉन मुस्लिम ही कहूँ, जो नमाज नहीं पढ़ते, मुझे बताएं, जो वजू भी नहीं करते, अपने डेरे बनाए, अपने आस्थाने बनाए, वहाँ फूके मारते हैं, मरीज ठीक हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। क्यों? अल्लाह से मांग रहे हैं, अंदर से कनेक्शन है। अल्लाह को तो आधी से ज्यादा दुनिया नहीं मानती। 1.5 अरब मुसलमान है, तो बाकी 5.5 अरब वो तो नहीं मानते। अल्लाह उनको भी दे रहा है, उनके सिलसिले भी चल रहा है, उनके अस्पताल से मरीज ठीक हो रहे हैं, उनके डॉक्टर भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन है ना। उन्होंने बड़ा ही अपनी बनाई हुई है, इक्विपमेंट बनाई है, लेबॉर्ट्री बनाई है, वो चल रही है। तो आप इसका करें, वितर विद करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अब आप ये देखिए कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, नहीं, आज का हमारा जो माइंड सिम्टम है, पहले भी हमने माइंड पे बात कर ली, अभी भी हम माइंड पे बात करेंगे। आज है ऑब्सिक्यूज। ऑब्सिक्यूज क्या होता है कि जिसका मतलब है कि खिदमतगार। ऑब्सिक्यूज का मतलब है ओबीडियंट। ऑब्सिक्यूज का मतलब है ताबेदार।
आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं जो ऑब्सिक्यूस की डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं? और आप ये देखिए कितने पेशेंट हैं नहीं ठीक हो रहे। एक आम नजले जुकाम का नहीं ठीक हो रहा, बुखार का नहीं ठीक हो रहा, कुछ रोज डेंगू में फंसे हुए हैं, हर साल डेंगू हो जाता है। अब इसी तरह हमारी बीमारियां हैं, आपके आर्थराइटिस हैं, आपके एलर्जीज हैं, आपके पेन्स हैं, सियाटिका पेन्स हैं, आपके इंडाइजेशन है, आपकी सारा गैस्ट्रो के सारी प्रॉब्लम चली आ रही हैं। वक्ती तौर पे आप ठीक करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते। अब वो क्या क्यों नहीं ठीक होते? आप सीक्यूस ठीक करेंगे तो होगा ना। आप सीक्यूस की तरह हजारों हजारों हैं जो माइंड रूब्रेक, जबकि हमने उनको छोड़ा हुआ है। हमारी रेशियो जो है, रेशियो ऑफ क्योर बहुत कम हुई हुई है, क्योंकि हमने छोड़ा हुआ है। हमें वो माइंड सिम्टम देखनी है और हमें उनके देखने से उनका इलाज करना है। मैं हर लेक्चर में कोई ना कोई रोब्रिक बताता हूँ। आज का रोब्रिक है ऑब्सिक्यूस, और ऑब्सिक्यूस का मतलब है ओबीडियंट, खिदमतगार, ताबेदार। अब आपके पास ऐसे मरीज हैं, आपके खानदान में होंगे, आपके आसपास होंगे, कि देखें कि जो ऑब्सिक्यूस है उसके पास असल में होता कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको कहेंगे ये काम करो, कहेगा जी मैं अभी करता हूँ। ये काम करोगे, मैं अभी करता हूँ। आपके क्लिनिक में आएंगे, आप कहेंगे ये टेस्ट कराओ, जी मैं अभी टेस्ट कराता हूँ। आप कहेंगे इसको ये खिलाना, जी मैं यही खिलाऊंगा जी। आपके लेने में आता है जी मैं बस आऊंगा, आपको रोज भी बुलाएंगे मैं आऊंगा। आप जब एक दिन की दवाई दे, मैं रोज आऊंगा। वो इतना ताबेदारी तक आ जाते हैं कि आपके कदमों तक नीचे भी बैठ सकते हैं। कितने मरीज आके कोशिश करते हैं कि आपके घुटनों को हाथ लगाएं, आपके पाँव को हाथ लगाएं। हमने तो अल्लाह ने बड़े बड़े टेबल दे दिए, मौका नहीं मिलता उनको, लेकिन कितने मरीज पहले आके हाथ पकड़ते थे, घुटने को हाथ लगाते थे। आप सीक्यूस, और वो आके कहेगा बस जी मैं फलां पिंड से आया हूँ, फलां देहात से, फलां शहर से, हमारा एक मरीज ठीक हो जाए आपकी लाइनें लग जाएंगी। और वो ठीक नहीं होता और दोबारा लाइन भी लगती है, उस गांव से आता भी। और वो कहते हैं जब तक कहेंगे हम इलाज करेंगे, आप साल, आप कहें ना 6 महीने इलाज है, और जी मैं साल खिलाऊंगा जी, मैं 2 साल खिलाऊंगा, मुझे पूरी उम्र खानी। ये सब आपसी क्यों है कि आपके इतने हो जाएंगे कि आप कहेंगे इतना अच्छा आदमी है। और जितनी ये खवातीन होती है, आप देखिए कुछ खवातीन होती हैं, महल्ले के 5वें घर में कोई बीमार हो गया है, उसको पकड़ा अस्पताल ले गई, ठीक है, किसी के काम में फंसा हुआ है, ले गई, किसने शॉपिंग करनी, शादी की, मैं आपके साथ चलती हूँ। बुनियादी तौर पे उनके अपने इतने हालात नहीं ठीक होते कि वो जा सके। उनके पीछे एक लालच होती है, एक डिमांड होती है कि हम इसके साथ जाएंगे, इसको अपना बना लें, हम इसकी गाड़ी पे जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, वो 5 सूट 10 खरीदेगा, एक शायद मुझे भी ले दे। तो जब इस तरह की फीलिंग हो, इस तरह की आपसी क्यूस हो, तो इसकी सबसे बड़ी दवाई पल्सरटिल है। दूसरे 2-4 और दवाई है दूसरे नंबर पर जलसीमियम है। अगर आप देख लीजिए तो आपका हर चौथा पांचवा रोज एक आध मरीज ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल ताबेदारी में आपका यूअर्स ओबीडियंट, फलाना फलाना फलाना, मैं हूँ आपका खादम। आप जैसे कहेंगे इसको जी ये नहीं खिलाना, ठीक है, ये कल से बिल्कुल नहीं खाएगा, चावल बंद, गोश्त नहीं खाएगा, गोश्त बंद, आपने सब्जियां देनी, कल से सब्जियां खाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको लेके आऊंगा आपके पास। आप एक टेस्ट लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे मैं अभी टेस्ट कराऊंगा। ये सब आप सीक्यूसिस में आ रहे हैं। ऐसा मरीज जब आपके पास आता है, चाहे उसका ब्रेन ट्यूमर है, चाहे उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज है, चाहे उसको कैंसर है, चाहे उसको कोई लंग्स में प्रॉब्लम है, चाहे पुरानी खांसी है, वो अगर नहीं ठीक हो रही तो आप उसको एक पल्सरटिला का
दे के हाइपोटेसिस पे उसका नज़ारा करें कि वही आदमी नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल अगर नहीं होगा उसकी तकलीफें खत्म हो, तकलीफें नहीं रहेंगी। ये आप याद रखें, इसी चीज को हम मिस कर रहे हैं, इसी चीज को हम छोड़ रहे हैं, इसी को छोड़ छोड़ के हम पैलिएशन कर देते हैं। याद रखिए कि जब तक माइंड के सिम्टम से इलाज नहीं होगा, मुकम्मल तौर पर मरीज ठीक नहीं होगा। मैंने अभी शुरू में आपको माइंड का बताया कि आपकी दवाइयाँ क्या है, एक जज्बात थे, एक ख्याल थे। जब आपने पोटेंसी में कोई चीज़ खिलाई तो क्या हुआ, ख्यालात क्या आए, चेंजेस क्या आए, जज्बात क्या चेंज हुए। जब आपने क्रूड फॉर्म में खिलाया, मोशन लग गए, पेन हो गया, सर दर्द हो गया, और इसी जज्बात को जब आपने ठीक किया हाइपोटेंसी से, तो उसके जज्बात भी ठीक हो गए, उसका पेन भी ठीक हो गया, उसका मोशन भी ठीक हो गया। हमारी दवाइयाँ एक एनर्जी की शक्ल रखती है, जज्बात। आप सोचने में शायद परेशान होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमारी दवाइयों की एनर्जी एक जज्बात है। आप लड्डू खाते हैं, लड्डू आए, एक बंदा कहता हाँ ये लड्डू क्या बात है, दो को पसंद भी नहीं आए, तो उसको उस लड्डू में जो जज्बात मिले उसका इजहार कर रहे हैं। इसी तरह जब हम दवाइयाँ खिलाते हैं, हम साल्ट खिलाते हैं, हम उनको वेजिटेटिव किंगडम से खिलाते हैं, मिनरल खिलाते हैं, तो इन सब के अपने अपने असरात तो हैं ना। जब हम प्रोटेटाइज कर देते हैं, वो ख्यालात भी बदल जाते हैं, लेटेंट एनर्जी हो जाती है, छुपी एनर्जी है, फिर छुपी एनर्जी जाहिर होती है, आप उसको इलाज करते हैं। अब एनर्जी से कैसे बनता है, जज्बात कैसे हैं, मैंने पहले आपको बताया कि हब बीमारी हमारे अपने अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखिए कि मैं देखूं यहाँ पे कोई बिच्छू आ गया है, तो मैं फौरन अपना हाथ पीछे करता हूँ, शायद इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से जो मैं आमतौर पर पीछे कर रहा हूँ। चींटी देख के मैं आस्ता आस्ता कर रहा हूँ, चींटा देख के मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ, किसी और चीज को देख के मैं ऐसे उसको मार रहा हूँ, नहीं डर रहा। लेकिन जब बिच्छू आएगा, सांप आएगा, तो मैं खैर बड़ी स्पीड से करूंगा। ये स्पीड कहाँ से आ गई, आमतौर पे आपकी इतनी स्पीड नहीं होती कि आप एक सेकंड के भी 100वें हिस्से पे स्पीड पे काम कर रहे हैं। आपने देखा, आपने सोचा, आपने कहा ये काटेगा, मैं मरूंगा, ये 4 अल्फाज सोचे 1 सेकंड से पहले, और उससे ज्यादा आपने दिमाग ने काम किया, दिमाग ने कहा वापस कर। क्या था, सोच थी ना। आपने सोचा था पहले कि ये तो सांप लग रहा है, ये तो बिच्छू लग रहा है। जब तक नहीं लग रहा था, हाथ यही था। जब कंफर्म हुआ ये सांप है, ये बिच्छू है, ये काटेगा, मरूंगा, जहर है, का इलाज मुश्किल, पीछे करूंगा। ये क्या चीज थी, इतना जल्दी काम किया। इससे ज्यादा एक्ट आपके ख्यालात हैं, इसके ज्यादा एक्शन आपके जज्बात हैं, इसके ज्यादा पावर आपके ख्यालात हैं, आपकी सोच है। तो जब ये सोच बैठ जाती है, और जब ये आपके जहन में अपने पहुंच जमा लेती है, फिर आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आपकी पर्सनालिटी बनती है। और फिर सोच इसी तरह बनती है, हमारे माइंड रूब्रिक में आ जाती है। और हमारा जितना कोई काम करता है कि ख्याल आया, अगर आपको कोई चीज डस भी लेती है, तो आपके दिमाग से एकदम केमिकल निकलेगा जो जहर से बचाने वाला होगा, एकदम केमिकल बनेगा। कैसे बन गया, कौन सी फैक्ट्री लगी है, केमिकल कहां से आ गया। केमिकल तो केमिकल स्टोरों से मिलता है, केमिकल तो हार्डवेयर की दुकानों से मिलता है, केमिकल तो फैक्ट्रियों में बनता है। ये यहाँ से कहां से बन गया, आपके अंदर मौजूद है, बना। उसको एंटी करने के लिए, एंटीबॉडीज करने के लिए, उस विनम को, उस जहर को एंटीबॉडीज बनाने के लिए आपके अंदर से निकल। तो जब अंदर से नहीं निकलता, आपकी बीमारियां बहुत होती हैं, आप पे मल्टीपल डिजीज है, एक बीमारी, दो बीमारी, तीन बीमारी, चार बीमारी है ना, आजकल 7 बीमारियां। आप खुद परेशान होती है, मैं इलाज करूँ कि क्या करूँ। शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, बवासीर भी है, हार्ट का भी स्टेंट पड़े हुए हैं, हार्ट की भी दवाई खा रहा है, ऊपर से डिप्रेशन भी है, ऊपर से ब्लीडिंग शुरू होगी, मैनोरेजिया हो गया। आप सोचते अब करूँ तो मैं क्या करूँ।
तो फिर मल्टीपल के लिए फिर आपको कभी आज एक दवाई देनी पड़ती है, कल दूसरी देनी पड़ती है, परसों तीसरी देनी पड़ती है, लेकिन आप कंपोजिशन करके फिर भी नहीं दे सकते, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आप मल्टीपल डिजीज का भी काम कर सकते हैं। आप दे दो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मेरी प्रैक्टिस को शुक्र 44-45वां साल है। शुरू के सालों में हमारे पास कोई ऐसे नहीं आते थे कि 10-10 बीमारियां और सारी क्रॉनिक सब आ रही हैं, और सारी क्रॉनिक हैं। कहाँ से बनी? आपके अपने दिमाग से बनी। आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं उससे बनाए, उसने आपके हार्मोन को चेंज कर दिया, आपके हार्मोनों की वर्किंग को चेंज कर दिया, आपके अंदर जो केमिकल बनते थे वो बनना खत्म हो गए। कोई खुशी के बन रहे हैं, कोई इंडोर्फिन बन रहा है, कोई और बन रहा है, वो खत्म हो गए बनना, आप बीमार हो गए। तो हमारी मेडिसिन जो है जब प्रूविंग हुई तो जज्बात थे, ख्याल था, एक सोच। तो अगर आप चाहें, आज नहीं तो कल वर्बल होम्योपैथी आ जाएगी, आज नहीं तो कल वर्बल होम्योपैथ आएगी, लेकिन सबके लिए नहीं आएगी, ये भी बता, सबके लिए नहीं आएगी। जो अंदर से होम्योपैथ हैं, जो चाहते हैं ये थूजा इसने काम क्यों नहीं किया, शाम को खोल के बैठ गए रिपर्टी कि थूजा के साथ की दवाइयां कौन सी, अब मैं उनको देता हूँ। नहीं काम किया, फिर खोल के बैठ गए, दूसरा म्याज देखा, मरीज नहीं ठीक हो रहा, तीसरी रात फिर बैठ गए, तीसरा म्याज खोला, नहीं ठीक हो रहा, चौथे दिन मरीज आए, आप मुंह से कहें यार ठीक हो जा, वो ठीक हो जाएगा। ये वर्बल होम्योपैथी। आप थूजा थूजा कहें आपकी दवाई बन जाएगी। आप क्या करो, देखिए आपके अंदर एक जज्बा तो हो कि मैंने करना क्या है। लोग दूसरों के दिमाग पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं? कई है, आपको पता है, लोग पढ़ लेते हैं, अपना मुजाहरा भी करते हैं। तो क्या है, इसी एनर्जी से पढ़ रहे हैं। आप भी जो कहेंगे वो दवाई घर में भी बन सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपके पास दवाई नहीं मिल रही, खत्म है, नहीं आ रही, आप पानी लें, लेकिन जज्बा वो होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि थूजा को 10 दफा पढ़ेंगे, काम क्यों नहीं किया, फिर सिर्फ DHMS करके BHMS करके ये काम नहीं होगा। और फिर आप कहेंगे थूजा पानी को कहें कम से कम 17 दफा, उसके बाद कहें थूजा थूजा, वो थूजा बन जाएगी। आपके जेब में थूजा होगी तो बनेगी। आप कोई भी दवाई बना रहे हैं, आपको पता होगा दवाई किस काम के लिए, फिर वो बनेगी। आपके वो अल्फाज निकलेंगे, वो जज्बात निकलेंगे अंदर से। आप जब उस पानी में जाएंगे, पानी वो पिएगा, उसकी एंटीबॉडी बनेगी उन्हीं जज्बात की, और ठीक होगा। कितने दम वाले लोग पानी पीते हैं, ठीक होते हैं। मुझे आज से 35 साल पहले एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, उसने ये बात कही थी, जबकि मैं नहीं मानता था कि आप जो भी कहेंगे वो बन भी सकता है। आज कुछ लोगों ने इस पर प्रैक्टिकल भी किया, तजर्बात भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये वर्बल होम्योपैथी भी है। मुझे तो आज से 25-30 साल पहले, आपको वाकया फिर सुनाता हूँ क्योंकि आप थक गए होंगे, अभी आपका आधा पूरा घंटा और लग रहा है, कि मेरे पास एक आते थे सूफी बासफा मोहम्मद अहमद साहब। 25 साल पहले वो 80 साल के होंगे, और 25 साल पहले मैं कितना हूँ, आपको हिसाब लगा लो। हमारा कोई जोड़ नहीं था, कोई मेल नहीं था। वो तवीज़ लिखते थे, हम तवीज़ों को बुरा समझते थे, लेकिन उनकी फैमिली मेरे अंडर ट्रीटमेंट थी, दोस्ती हो गई, उनके घर तक अप्रोच हो गई, उनके आस्थाने तक अप्रोच हो गई, कि कमरे तक कोई नहीं जा सकता था जहाँ वो तावीज़ लिखते थे, मैं जा सकता था, हमारी दोस्ती हो गई। एक 80 साल का और एक 35-40 साल का, सफेद दाढ़ी, सफेद सूट, सफेद रुमाल, सफेद जूता, और वो हर जुमेरात को सैकड़ों मरीज देखते थे अपनी दुकान पे सराफा बाजार में।
मैं वहां भी जाता था। उन्होंने एक दफा गया है, ये पुराना मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग शायद नए हों। एक बच्चा उनके पास रोता हुआ आया, बहुत रो रहा है। उसकी माँ कह रही है हम दुआ करते हैं कि ये ना ही पैदा होता तो अच्छा था, इतना तंग करता है, हमारे दिन का चैन रात का सुकून भी इसने खत्म कर दिया। मैंने कहा बीबी कोई बात नहीं, आप ये तवीज़ ले, ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने तवीज़ लिखा, घर में वो मेरे सामने लिखता है, फिर मुझे पता चल गया था। तवीज़ लिखा, बंद किया, सामने मोची भी बैठता था वो, हर जुमेरात को पता नहीं कितने तवीज़ वो सीता था। तवीज़ उससे सिलाया, फिर उसको चांदी की डब्बी में बंद किया, फिर कहा बीबी इसके गले में लटका दे। गले में लटका चले गए। मैं हर जुमेरात वहां जाता था, एक तो उनका ये फन देखने, एक फन कराना सलाहियतें देखने, और एक चाय पीने में। ये भी नहीं कहूँगा, चाय बड़ी ज़बरदस्त पिलाते थे और साथ पान भी खिलाते थे। तो अगले से अगले हफ्ते में फिर बैठा तो वही बच्चा आ गया। मैंने कहा पूछे इनसे बच्चे का क्या हाल है। तो उनकी माँ ने कहा जैसे ही तावीज़ डाला उस दिन के बाद बच्चा कुसका नहीं आया। यही अल्फाज थे, गैर पार्लिमानी अल्फाज है, कुसका नहीं आज तक। बिल्कुल खामोश हो गया, चुप हो गया। अब मेरे अंदर कभी कैमोमिला आ रही है, तो कभी मेलायोनिया आ रही, तो कभी लाइकोपोडियम आ रही, कभी एंटम आ रही, कभी ट्यूबर आ रही, कभी साइना आ रही। एक याला क्या दे दिया जो कुछ ही नहीं बचा। तो उन्होंने कहा तावीज उतारे, तावीज उतारा, तावीज उतारा, मुझे कहते खोले। मैंने वो कैंची से काटा, पहले चांदी वाला काटा, फिर वो काटा चमड़े वाला, उसके अंदर से चिट निकली, उसको खोला, उसके अंदर लिखा था उल्लू के पट्टे चुप कर जा। वर्बल होम्योपैथी, किस अल्फाज से वो ठीक कर रहे। क्यों? उसका ये कारोबार नहीं था, वो इतना कमाता नहीं था उनसे। जिसने 2-4 रुपए दे दिए, वरना कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन अल्लाह से लगन थी, या अल्लाह मैं तो डॉक्टर भी नहीं, या अल्लाह मैं तो हकीम भी नहीं, या अल्लाह मैं तो मौलवी भी नहीं, सही तरह जो मैंने गेटअप बनाया, लेकिन ठीक तो कर दे तू मरीज। अपने माइंड को स्ट्रांग बनाए अगर माइंड का इलाज करना है, कामयाबी करनी है। आज का हमारा सब्जेक्ट है, आज की दुआई थी ओर्निथोगालम। अम्बलेटम, इसको देख के कईयों के पास दवाई नहीं होगी, कोई बात नहीं, आज के बाद रखेंगे आप इंशाल्लाह। लेकिन ये कैंसर की एक दवाई है, और स्टोमक कैंसर की, मैदे का कैंसर। आज हम बात करेंगे सिर्फ कैंसर की और सिर्फ मैदे के कैंसर की, क्योंकि कैंसर इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि ना तो मैं बयान कर सकता हूँ, ना मुझ में इतना नॉलेज है, और ना वो बयान एक सेशन में हो सकता है। अगर हम इसी को कंक्लूड कर लें आज थोड़े से टाइम में, तो आपके मरीज के ठीक हो सकते हैं। ये अल्लाह का खास करम है कि मेरे क्लिनिक में से कितने मरीज कैंसर के मैदे के ठीक हो चुके हैं। ये खास करम है, ठीक है। मैक्सिमम नहीं ठीक हुआ, ये भी एक करम है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन ठीक होते हैं। हर किस्म के कैंसर के मरीज हैं, ठीक हुए हैं। आज सिर्फ मैदे की बात होगी, अभी भी मेरे पास 4-5 कैंसर के सीरियस मरीज चल रहे हैं मैदे के, और सारे अभी तक सेटल हैं। या तो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, लेकिन जो लास्ट स्टेज पे आएंगे वो सेटल हो जाएंगे। आप ये देखें कि उनकी आखिरी सांस तक वो यही कहेंगे मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, मुझे बिल्कुल। उनके घर वाले भी कहेंगे ये पहले से बेहतर। अब कैंसर क्या है? कैंसर क्यों पैदा होता है? इसको सीए कहते हैं। कैंसर एंटीजन, कार्सिनोसिन एंटीजन। ये कैंसर का एंटीजन है, इसको सीए मिला देते हैं। ऐसे इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं।
अब कैंसर बहुत की किस्म का हो सकता है, कार्सिनोमा है, लिम्फोमा है, सार्कोमा है, ल्यूकीमिया है। ये मेजर 4 कैंसर हैं। इसके आगे फिर डिवीजन हो जाती है, आगे मेटास्टेसिस हो जाती है। लेकिन अब कैंसर के नाम पे मरीज भी मायूस होता है और डॉक्टर भी मायूस होता है। जैसे ही कैंसर सुनता है ना कोई, सबके जहन में ये आता है कि ये अब थोड़े अरसे का मेहमान है। फीड हो गया यहाँ, अगर यहाँ फीड हो गया तो आप मेहमान ही हैं, अगर यहाँ फीड नहीं हुआ तो आप बच जाएंगे। ये भी याद रखिए। शुगर होती है किसी को, डायग्नोज हुई, सबसे पहले क्या सोचते हैं, बस जी अब पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, पूरी उम्र इंसुलिन लगानी पड़ेगी। होम्योपैथ डॉक्टर भी ये नहीं सोचते कि अपनी दवाई खाएं, वो भी सोचते हैं अब इंसुलिन लगानी पड़ेगी तो उनको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। आप सोचे तो सही भाई कि मैं अपनी दवाई खाऊंगा, सही दीजिए। हम कहाँ गए जज्बात, कहाँ गया ख्याल, कहाँ गया सोच। मैं अपनी दवाई बनाऊंगा, अपने मुंह से कहूंगा मेरी शुगर ठीक हो, मेरी शुगर ठीक हो, वो दवाई बनेगी। आप सोच को काम में तो लाएं, पावरफुल तो बनाएं। आप भी पहले सोचेंगे ले अभी अब तो इंसुलिन है तो इंसुलिन लगेगी, अब तो पूरी बार दवाई खानी है तो फिर वही खानी है। टाइफाइड होता है, आप ये नहीं सोचते कि मैं पूरी उम्र अब लटक गया हूं, नहीं, बस ठीक है जी 10 दिन नहीं तो 15 दिन ठीक हो जाऊंगा। डेंगू हुआ, जेल में आ गया मेरे प्लेटलेट डाउन होंगे तो मैं फारग ही ना हो जाऊंगा। लेकिन ये भी पता है कि 8-10 दिन में 12 दिन में मरीज ठीक भी हो जाता है। आपको कोई और प्रॉब्लम हुई, आपको सियाटिक पेन हो गया, आपको पता है चला भी नहीं जाता, लोग उठाते भी हैं, सहारा भी देते हैं, लेकिन उसको ये खौफ नहीं आता कि मैं पूरी उम्र ये ऐसे ही रहूंगा। उसको पता है कि मैं दवाई खा लूंगा, सर्जरी कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। जबकि कैंसर का उसको पता है कि मुश्किल है। अभी सोच को चेंज करेंगे, मरीज की सोच को चेंज करेंगे आप पहले। मरीज की सोच से ये ठीक होगा, आपकी सोच से ये ठीक होगा, दवाइयों से ज्यादा बेहतर। हमारी नेगेटिव सोच है जो कैंसर बना रही है। कार्सिनोमा बनता है, लिम्फोमा बनता है, ल्यूकीमा बनता है। फिर आगे कैंसर के आगे मजीद इसकी टाइप्स हैं, लेकिन हमने कैंसर को जहाँ रोकना है। फिर कैंसर की शक्लें बनती हैं, फिर लंप बनता है। लंप क्या है, नोड क्या है? लंप और नोड है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स। कैंसर कैसे बनता है, आपका सेल है, आपका जाइगोट बनता है पहले, को पता है, सेल से पहले फिर सेल बनता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में सारी म्यूटेशन होती है। वो म्यूटेशन नेगेटिव हो रही है तो कैंसर बनेगा, अगर पॉजिटिव हो रही तो कोई और बीमारी बनेगी। और अनकंट्रोल म्यूटेशन होगी तो वो कैंसर बनेगा। अगर कंट्रोल नहीं हो रही किसी दवाई से, आप दवाइयाँ दे रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ना उसका माइंड कंट्रोल हो रहा है, ना उसकी सिम्टम, ना उसका कुछ, तो वो फिर कैंसर ही बनेगा। फिर लम बन जाएगा किसी जगह, लम बनेगा तो फिर नोड बन जाएगी। लम्ब कहते हैं किसी उभार को, नोड कहते हैं किसी सख्ती को, ट्यूमर को। फिर सीरस बनेगा, सीरस बनते हैं, सीरस कहते हैं कि सख्त किस्म की गिल्टी है। लेकिन ये इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये कैसे ठीक होगा, ये किस तरह होगा, अगर आपको इजी ले तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं रेशो वही रहेगी, रेशो वही रहेगी। जितने आपके कैंसर ठीक होते हैं, जितने आपका नजला ठीक होता है, उतने ही कैंसर भी ठीक होगा। नजले को आम आम कहते हैं ना, वो भी 10 में से 10 नहीं ठीक होते। तो भी आपको पता है कि 2-4 ठीक होते हैं, बाकी चले जाते हैं, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन नहीं ठीक है, दूसरे महीने चले गए। तो यही अगर रेशो रहेगी कैंसर का, ठीक है। लेकिन एक ये आपकी डिजीज ठीक होगी तो पूरे इलाके को पता चलेगा, पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को पता चलेगा कि होम्योपैथिक इलाज से कैंसर का मर्ज ठीक हुआ है। वो पूरा इलाका, वो पूरा खानदान, वो पूरा एरिया, वो गांव आपका हो जाएगा। जब भी कोई इलाज मराज एंटी ऑटो इम्यून डिजीज ठीक होती है, वो इलाका, वो फैमिली, वो गांव आपका हो जाता है।
उसके बाद एक भी ठीक ना हो, लेकिन एक दफ़ा गाँव आता ज़रूर है। लेकिन जब आप तरीके से चलेंगे, होम्योपैथी चलेंगे, तो मरीज़ ठीक होंगे इंशाल्लाह, और बहुत ठीक होंगे। अब ये देखिए बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके अंदर नेगेटिव म्यूटेशन होना शुरू हो गई। आपके जीन्स में, आपके डीएनए में, एक तो जीन से आ रही है, अगर वो तो आ रही है, आप उसको और प्रमोट करेंगे अपनी सोच से, या फिर आपने खुद नेगेटिविटी रखी हुई है, बुग़्ज़ रखा हुआ है, हसद रखा हुआ है, हराम फूड खा रहे हैं। फिर इसकी सिम्पटम क्या होंगी कि कहीं पे गिल्टी निकल आई, कहीं पे ट्यूमर बन गई, कहीं पे खांसी शुरू हो गई, किसी पे अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ही रुक रही, कोई खास इन्फेक्शन है वो हो गया, किसी को आपने सी हुआ तो कैंसर हो गया, आपने बी हो तो कैंसर हो गया, कोई वायरस अटैक कर गया, आंको वायरस है वो आपको अटैक कर गया। लेकिन ये अटैक क्यों करेंगे? सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको तो नहीं होता। जिसके दिमाग में, जिसके माइंड में ससेप्टिबिलिटी होगी इसको कबूल करने की, वही होगा। अब ससेप्टिबिलिटी कहाँ से आएगी? मजबूत स्ट्रॉन्ग कहाँ से आएगी? मेरे नज़दीक कैंसर की सबसे बड़ी दवाई ग्लेशिया है। कैंसर की सबसे बड़ी दवाई प्लैटिनम है, स्टॉपिस एग्रिया है। जब नेगेटिव म्यूटेशन होगी तो आपके अंदर बनेगी, आपके अंदर कैंसर स्टेज बनेगी। आप नेगेटिव सोचना छोड़ दें कुछ अरसे में, या तो कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाएगी या कैंसर हो जाएगी। आपके अंदर जब उल्टा काम होगा, आपकी म्यूटेशन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव आपको ग्रोथ देती है, आपको सेहत देती है, आपको ताकत देती है, आपको उम्र देती है, आपको लॉन्ग लाइफ देती है, आपको हैप्पीनेस करती है, और नेगेटिव आपको नुकसान करती है, आपको बीमारियां लाती है, आपको कमज़ोर करती है, तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कैंसर आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो जब भी जहां उल्टा काम हो वहां इग्लेशिया सबसे पहले काम करे, कि जिसको सीधा काम करना चाहिए वो अगर उल्टा काम कर रहा है तो वहां इग्लेशिया दोगे। और इग्लेशिया, आपको दुख है, आपको गम है, तो इग्लेशिया आपके काम करेगी। जरूरी नहीं है कि वो किसी के मरने पे दुख हो, उतना ही दुख किसी के ना मिलने से हो सकता है, उससे ज्यादा दुख। जो मर गया वो तो गया, खप गया वो तो नहीं आ सकता, वो नहीं मिल सकता। जो जिंदा है वो तो आ सकता है ना। आपका भाई है, आपका बहन है, आपका खालू है, आपका मामू है, आपका फूफा है, आपकी माँ है, आपका वालिद है, आप नाराज हो गए हैं, वो तो वापस आ सकता है। दुख इतना है कि वो जिंदा है और नहीं मिल सकता। जो मर गया, दुख खत्म हो सकता है कि वो तो गया, 6 महीने रहेगा, साल रहेगा, लेकिन जो जिंदा दुख दे रहा है वो कैंसर। उल्टा काम हो रहा है, मिलना चाहिए, भाई को बहन से मिलना चाहिए, मामू को मिलना चाहिए, फूफो को मिलना चाहिए, एक नेचुरल राब्ते हैं, एक नेचुरल रिश्ते हैं, एक ब्लड रिलेटेड है, नहीं मिल रहे ना, उल्टा काम हो गया, फिर आप दुखी हो गए। उससे ज्यादा दुखी हैं जो बंदा इस दुनिया से चला जाता है कि मेरी बहन नहीं मिल रही, आज इतने साल हो गए, कोई सलाम दुआ नहीं हुई, कोई फोन नहीं आया, अंदर से एक आ उठती है, तो क्या होता है, म्यूटेशन नेगेटिव हो जाता है। तो जहां पर नेगेटिविटी होगी आपकी सोच में, अगले की सोच में, अगले के रवैये पे, आपको उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा, वहां इग्लेशिया सबसे पहले आपकी दवाई देगी। फिर उसके बाद अगर मायूसी होती है तो आरामेड दवाई है। अगर मायूस हो रहे हैं आप तो वो मिल ही नहीं रहा, वो आ ही नहीं रहा, वो मिलेगा ही नहीं, और मायूसी आपकी हद तक हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप ह्यूमिलेट हो रहे हैं, आप ह्यूमिलेशन हो रहे हैं कि उसने ये कहा, मैंने कितनी दफा उसको फोन किया, मुझसे छोटा है, मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको मनाया, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं फोन कर रहा, वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, वो नहीं जवाब दे रहा, आप ह्यूमिलेट हो रहे हैं।
आप बेइज्जती महसूस करना शुरू हो गए तो स्टाफिस एग्री है। और इसके बाद अगर मायूसी हो जाती है, बिल्कुल मायूसी है कि जी ना वो मिलेगी ना वो होगा, बिल्कुल मेरा काम नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं हूँ तो आराम है, आपका फिर दिल करेगा मैं मर ही जाऊं तो छोड़ा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ज्यादा मुझे उठाई है। खुदकशी आराम ना होती तो मैं खुदकशी करता, ये भी आराम है। कभी अटेम्प्ट भी करते हैं मायूस होकर, वो भी आराम है। तो इग्नेशिया स्टाफिस एग्री आरामेट को ना भूलिए। आप कार्सिनोसिन एंटीजन बाद में दे दें, पहले ये दें, आप देखेंगे इसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। इन तीनों दवाइयों में से देखें दवाई कौन सी है, या प्लाटिनम देखें, एक मरीज है उसको वो खुद इतना गुस्सा आ रहा है, इतना अकड़ ख्वान है, इतना बदतमीज है कि अपने आप को वो सब समझता है और फिर अपनी बात मनवाता है और ये कहता है नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, मैं सबसे सीनियर हूँ, वो मेरा छोटा है, वो आ जाए, वो मुझसे गरीब है, वो आ जाए, मैं क्यों जाऊँ। जब ये बात आ जाएगी तो फिर प्लाटिनम दवाई बनेगी, क्योंकि उनके दिमागों को आपने चेंज करना है, उनकी सोच को चेंज करना है, उनके जज्बात को चेंज करना है। जज्बात को चेंज करेंगे तो म्यूटेशन आपकी जो उल्टी चल रही है वो रुकेगी, सीधी होगी, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर क्यों नहीं ठीक हो रहा? कैंसर का इलाज क्या? पेन किलर? कैंसर का इलाज क्या? रेडिएशन? कैंसर का इलाज क्या? कीमोथेरापी? कौन से मरीज ठीक हो रहे हैं मुझे बता दें। शायद 1-2% है जो 5 साल 4 साल सर्वाइव कर जाते हैं, वरना आपको पता ही है। लेकिन अगर इस तरीके से आप करेंगे तो सारे सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह। और अगर मरीज आपकी फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन पे कह रहा है मुझे फर्क है, तो फिर आपने दवाई उसकी नहीं चेंज करनी, चाहे साल हो जाए। अगर उसका वजन नहीं कम हो रहा, उसकी सिम्टम पहले से बेहतर है, स्टे कर गई हैं, तो फिर आपने दवाई चेंज नहीं करनी, ये याद रखिएगा। हम चेंज करके पछता रहे होते हैं, केस फिर बिगड़ता है। और ऐसा अमूमन होता है कि एक मरीज ठीक होता है कि मैं जी वो डॉक्टर के पास गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, वो अगली दफा आएगा, उससे अगली दफा का नई स्टोरी, नई कहानी, तो जी डॉक्टर साहब मुझे तो बवासीर भी है, आप उस वक्त गोली मारे बवासीर को, और मुझे जोड़ों का दर्द, आप गोली मारे जोड़ों का दर्द को, अभी वही प्रेस्क्रिप्शन जारी रखें। ये उसकी पुरानी बीमारियां निकली, आपकी दवाई से नहीं निकली। आप पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ मुझे पहले हुई थी बवासीर, आप पूछेंगे तो हाँ मुझे जोड़ों का दर्द था। जहां आप दवाई चेंज करते हैं, आपने दे दी आर्थराइटिस की, दे दी पाइल्स की, दे दी और कुछ दे दी, वहीं पे फिर आपकी वो दवाई काम रुकती है और फिर उसका कैंसर सर आता है। एक खुराक मैंने 6-6 महीने तक भी चलाई। हाँ, साथ कभी ऐसा होता है कि एचबी कम है, फेरोफास दे दिया, क्लोटेरियाफास दे दिया, नेट्रमोर दे दिया, तो ऐसी दवाई दे दी, लेकिन आप उसको कोई मेजर दवाई नहीं देंगे कि जिसके बाद वो, जैसे अगर हमारे पास आता है रिमेटिज्म का आता है या आपके पास एलर्जी का आता है, हम ट्यूबर देना शुरू कर देते हैं, हम कार्सी देना शुरू कर देते हैं, हम मेडोरिनम देना शुरू कर देते हैं, जब आप मियाजमेटिक को छोड़ेंगे तो कैंसर फिर वापस आएगा। अगर वो कह रहा है मैं पहले से ठीक हूँ, पहले से ठीक हूँ, मत चेंज करें, उसको कहे पैराडोल खा ले, उसको कहे कोई और पेन किलर खा ले, ठीक है, अपनी दवाई ना दें। अगर वो ऐसा क्रिटिकल केस, कैंसर है, कोई क्रोनिक डिजीज है, ऑटोइम्यून है, वो कह रहा है मैं पहले से ठीक हूँ, चाहे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, अक्सर मरीज 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, अक्सर मरीज 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ मरीज साल, 2 साल, 3 साल लेंगे। क्यों? उनके पीछे से जेनेटिकली भी कैंसर आ रहा है, जेनेटिकली म्यूटेशन है, इनके अपने भी म्यूटेशन है, म्यूटेशन डबल होके मिल गई है। आप अगर कार्सिनोसिन 1 हम देते हैं, ये एंटीजन है, कैंसर से बना है, वो बीच में दे सकते हैं। अगर कैंसर ऑफ लंग्स है, आपका नोजोड है लंग कैंसर का, वो दे सकते हैं। आपको प्रोस्टेट का है, प्रोस्टेट का है कार्सिनोसिन प्रोस्टेट, वो दे। कार्सिनोसिन स्टोमक है, वो दे। कार्सिनोसिन ब्रेन है, वो सब दे, ताकि वो जो इन्फेक्शन है उसको रोकेगी। लेकिन उसकी जो दवाई बन चुकी है, जो दवाई काम कर रही है, उसको चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो साल चले।
याद रखिए। और इसी को ठीक खराब तभी होता है जब हम दवाई चेंज कर देते हैं, और हम अपनी तरफ से उसकी बेहतरी के लिए चेंज करते हैं, लेकिन असल में वो बेहतरी नहीं होती उसका नुकसान। याद रखिए, जब भी मरीज आए आप उससे पूछे आराम से कि बीबी और भाई साहब यार ये बताओ आपको पहले से आराम है? कहेगा हाँ आराम तो है। आप पूछे आपको 4 आने आराम है, आपको 25% आराम है, आपको 10 पैसे आराम है, हमारे यही लैंग्वेज चलती है मरीजों में, यही समझते हैं। कहेगा हाँ है तो दवाई चेंज मत करेंगे, फिर दवाई चेंज मत करें, चलने दें चलने दें चलने दें, देखा क्या होता है। कोई इमरजेंसी में बुखार हो जाए तो दे दें बुखार की दवाई, कोई इमरजेंसी में मोशन लगे, इमरजेंसी के मोशन और होंगे, बीमारी के मोशन और होंगे, कैंसर के मोशन और होंगे, कैंसर के मोशन लगेंगे काले रंग के, कैंसर की वोमिट लगेगी काले रंग की, कैंसर की वोमिट का ब्लड होगी काले रंग की। वो अगर हो रहा है तो ठीक हो रहा है, आप घबराएं ना, आप देखें कि उल्टी के बावजूद, मोशन के बावजूद, अगर वो मेंटली कह रहा है मैं फ्रेश हूँ, मैं ठीक हूँ, तो इट्स ओके, ठीक जा रहे हैं। योर वर्किंग प्रैक्टिस, योर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड इज गोइंग वेल, कोई बात नहीं, आप दें। इतनी बड़ी फाइलें लेके आएंगे वो, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये बायोप्सी, ये सीटी स्कैन, ये अल्ट्रासाउंड, ये एमआरआई, ये टेस्ट, ये जनाब फलान टेस्ट, ये बायोप्सी, ये फलान टेस्ट, तो उससे घबरा नहीं आप। देखिए पढ़े जमाने में क्या रिसर्च हो रही, क्या स्टडी की, कितनी मशीनें निकल गई। आपका इलाज उसके दिमाग से ही होना है। हेल्प लेने के लिए आप नजोड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, नजोड़ आपकी बीमारी को रोकेंगे, ठीक आपको होम्योपैथिक दवाई करेगी जिसको हम पॉलीक्रस्ट कहते हैं। हमारी मैक्सिमम बहुत दवाइयां तो क्लिनिकल प्रूविंग है ना, एक्सपीरियंस प्रूविंग है, पर्सनल प्रूविंग है, महल्ले की प्रूविंग है, शहरों की प्रूविंग है, टोटके हैं, गांव की है, एंशियंट टाइम की प्रूविंग है कि जी फलां वक्त में अफ्रीका के लोग थे, वो ब्लीडिंग होती तो ये दवाई देते थे, वो टोटके हैं सारे। लेकिन आप की जो पॉलीक्रस्ट है वो टोटका नहीं है, वो आपका ट्रीटमेंट है, वो आपका इलाज है, वो आपका तरीकाकार है, उस पर अबूर हासिल करें। तो अब ये देखिए कि हमारी कुछ दवाएं हैं जो काम करती हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई बहुत पहले, टीचर थी, हेड मास्टर से, 2 बेटे, वो भी टीचर थे, उसको सहारे से लाए, पकड़ के ला रहे हैं, 45 साल उम्र होगी या 50 साल होगी, कैंसर है जी। कह रहे हैं डॉक्टर साहब प्लीज दिस इज टू बी कॉन्फिडेंशियल, माई मदर इज कैंसर पेशेंट, डोंट ओपन इन फ्रंट ऑफ माई मदर। मुझे इंग्लिश में कह दिया इनको ना पता चले। तो ओके ठीक है आ जाए। अब वो बैठे, मैंने पूछा अभी क्या है? डॉक्टर साहब यहाँ पे एक पत्थर है वो नहीं निकल रहा। ये याद रखिए, कैंसर की जो पेन्स होंगी, जो फीलिंग्स होंगी, सिम्टम होंगी, ऐसी ही होंगी। अंदर पत्थर है, अंदर सख्ती है, अंदर प्रेसिंग पेन है, बाहर की तरफ प्रेसिंग पेन है, एगोनाइजिंग पेन है, पिंचिंग पेन है, समझ नहीं आ रही, कैंसर की पेन ऐसी ही होंगी। और डॉक्टर साहब ये अगर मेरी ठीक हो जाए ना, पत्थर यहाँ से निकल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि ये 1 पाव का पत्थर है या किलो का पत्थर है? कहती बस पत्थर है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा पत्थर है। मैं रोटी खाती हूँ, ये पत्थर सख्त बन जाता है, 4 घंटे बाद जाता है, अगला टाइम रोटी खाती हूँ फिर ये बन जाता है। और जब ये बनता है, ये जब कैंसर का पत्थर बनेगा तो फिर मरीज के साथ निढालपन, कमजोरी, सुस्ती हो जाएगी। मैंने उसको सिर्फ एबिज नाइगरा की 6 डोजेज दी CM, 3 आज 3 कल। तीसरे दिन आई तो मेरी सीधा आई, कहती मेरा पत्थर बिल्कुल ठीक हो चुका। उसके डायग्नोसिस, उसका CT स्कैन सब शो कर रहा था कैंसर है, और वो सिर्फ इसी दवाई से ठीक हो। और मैंने अभी बहुत से पेशेंट को दिए, चाहे वो कैंसर है या नहीं है, यहाँ के बोझ के लिए, यहाँ के दर्द के लिए,
कि खाने के बाद बोझ, खाने के बाद दर्द, खाने के बाद अनकंफर्ट, अनईजी, ये जगह है तो यहाँ पे आपकी एबिस नेग्रा काम करती है। अगर आपको पता है कि ये बंदा बैठे रहने का काम करता है, 8-8 घंटे बैठता है, फिर मिर्च मसाले खाता है, तो नक्सवामी का भी साथ दे दो। ऐसे हमारी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नक्सवामी का पल्सटीला दवाई बन चुकी है। आप देखिए पिछले 10 साल में जितने होटल बने हैं, इससे 15 साल में जितने खाने पीने के रेस्टोरेंट बने हैं, इससे पहले बने थे? कितने घरों में खुराक आ रही है, हराम फूड आ रहा है। हराम फूड कैंसर का सबब नंबर 1 है। अल्लाह ताला ने ऐसी हराम चीजों को नहीं कहा। ये जितने आपके KFC वाले हैं, आपके मैकडोनल्ड वाले हैं, आपके दूसरे हैं सब बेस वाले, ये सब कहते हैं हम मुर्गी को अल्लाह अकबर नहीं कहते, नहीं ज़िबा करते, हम इसमें सूर की चर्बी बनाते हैं। उनके इंग्रेडिएंट में शामिल है। जब ओपन हो गया उनको इंग्रेडिएंट छुपाने शुरू कर दिए, वो कहते हैं हम मिलाते हैं। तो जब हराम चीज खाएंगे वो तो होगा। तो जितनी मसाले वाली चीज खाएंगे, जैसे मैं शुरू से अपने पेशेंट को आज से 40 साल से दे रहा हूँ, नेक्स्ट शाम को सब सुबह पल्स, इसी से काफी पेशेंट मेरे मैदे के ठीक हो जाते हैं। होता क्या है कि खा रहे हैं, सुबह भी नाश्ता किया, उसमें भी चने, उसमें भी पाए, पराठा, फिर जा रहे हैं, फिर ऑफिस में गए, दुकान पे गए, कोई बिरयानी खा ली, कोई और चीज खा ली, कोई दावत होगी, शाम को आए, फिर घर आते हुए जनाब कोई चप्पल कबाब ला रहा है, कोई कबाब ला रहा है, कोई चिकन कढ़ाई ला रहा है, कोई उसमें जनाब छुरियां फेर फेर के, वो फेर फेर के, शायद आयरन भी शामिल होके आ रहा है। आयरन भी शामिल हो रहा है आपकी कढ़ाइयों में, कढ़ाइयाँ काली हो चुकी हैं, लोहा बन चुका है, उसी में खड़ल 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 आयरन, और जिसकी आयरन ज्यादा अंदर चले गया उसकी दवाई भी पल्सटीला है। ठीक है, फोलिक एसिड, आयरन, और इसकी अगर ज्यादा हो जाए, इसकी वजह से कुछ भी है, पल्सटीला है। ज्यादा खा लें, मिर्चें खा लें, आप केक खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, उसकी दवाई भी पल्सटीला है। बेकरी आइटम की, बेकरी कन्फेक्शनरी की, उसकी पल्सटीला है। तो मैं तो नक्स पल्स शुरू से दे रहा हूँ। बाद ऐसे होते हैं, जैसे आपकी एक दवाई है ये ओर्निथोगाल, ये बड़ा जबरदस्त काम करती है। ये खास तौर पे कैंसर ऑफ गैस्ट्रिक, कैंसर ऑफ स्टोमक, आपके जो पाइलोरस एंड है उस पे काम करती है। आपके ड्यूड्रम एंड पे आपकी कंडोरागो काम करती है, आपकी कार्बोवेज काम करती है, आपकी नक्सवामिका काम करती है, आपकी लोबिलिया इन्फ्लाटा काम करती है, आपकी बिस्मत काम करती है, आपकी फास्फोरस काम करती है, आपकी ब्रायोनिया काम करती है। जबकि पाइलोरस एंड पर आपकी ऑर्निथोगालम काम करती है, आपकी मर्कसा काम करती है, आपकी मर्कार काम करती है, काल्चिकम काम करती है, बेसिलस काम करती है। तो ये बड़ा एक्सीलेंट काम करती है। इसमें लिखा है कि आप एक कतरा दे के इंतजार करें, और एक कतरे में भी ये काम करती है। और कितने ही कैंसर के पेशेंट इस दवाई से भी ठीक हुए हैं। और ये वो कैंसर होता है कि डॉक्टरों को समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं कि ऑपरेशन करेंगे, आपके पाइलोरस एंड पे हम प्लास्टिक की ट्यूब लगाएंगे, आपकी वहां से हवा रुकती है, आपके आगे गजा नहीं जाती, आपकी कब्ज हो जाती है, आपको सारा मसला हो जाता है। आप अगर सेम ये कंडीशन किसी की आती है कि पाइलोरस एंड पे और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर वहां का आ रहा है या इंटेस्टाइन का आ रहा है, आप और निसोगालम दें, ये काम करेगी। लेकिन अगर उसकी काज मिर्चें हैं तो पल्सा भी देंगे, नक्स भी देंगे। कार्सिनो से इंटेस्टाइन बनी है तो वो भी दे दे साथ, कार्सिनो से स्टोमक बनी है वो भी दे, वो उसको स्टे करेंगे। और फिर एक दवाई है कंडोरेंगो, ये भी कैंसर के लिए। अब कंडोरेंगो की अपनी सिम्टम्स हैं कि कंडोरेंगो की जो सिम्टम्स है, आप देखें कि इसकी जबान पे भी क्रैक होंगे, इसकी यहाँ भी क्रैक होंगे, साइड्स ऑफ आपके माउथ, आपके लिप्स कॉर्नर भी फटे होंगे। और आगे चले जाएं, इसके पाँव की उंगलियां भी एक्सकोरिएशन होंगी, टोज भी फटे होंगे, कईयों के हाथ फटे होंगे। इसमें चीज क्रैक है, कई जगह क्रैक होगी। कांडोरोंगो का मरीज फिशर का भी मिलेगा आपको, जहाँ एनएस पे क्रैक होंगे, और कांडोरोंगो में क्रैक के साथ खुश्की होगी, एसिड में क्रैक के साथ वेटनेस होगी, मॉइस्चर होगी, पेट्रोलियम में क्रैक के साथ खुश्की होगी, आर्सेनिक में क्रैक के साथ खुश्की होगी, मर्क साल में क्रैक के साथ मॉइस्चरनेस होगी,
एसिडनेटिक में मॉइस्चर होगी, मरकार में मॉइस्चरनेस होगी। नेट्रोम्योर के भी क्रैक होते हैं, होंठ के यहाँ क्रैक आ गया, यहाँ क्रैक आ गया, वहां भी मॉइस्चर होगी, वो नेट्रोम्योर है। तो यहाँ जब कंडोरैंग में जब खुश्की होगी तो फिर इसकी एक अलामत है स्टेनोसिस भी होगी। स्टेनोसिस क्या होगी कि आपकी जो ओसोफेगस है ये बंद हो जाएगी, आपका मैदा ऐसा बंद होगा। कहीं भी जाके कहते मेरा मैदा बंद है, कि आपको कहेंगे मेरा मैदा बंद है, खोल नहीं रहा जी, मैदा खुले, भूख लगे, डॉक्टर साहब एक दफा भूख लगे, उनको कंडोरैंग दे। वैसे नक्सवामिका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर निगलते वक्त डिफिकल्टी इन सॉल्विंग है, आपको डिस्फेजिया है, मुश्किल से निगलना होता है, तो उसकी दवाई नक्सवामिका भी अच्छा काम करती है, उसकी दवाई फास्फोरस भी अच्छा काम करती है, उसकी दवाई कंडोरेंगो भी है, उसकी दवाई कैजुप्टम भी है, उसकी दवाई बप्टेशिया भी है, उसकी दवाई फास्फोरस भी ये काम करती है। लेकिन जब कैंसर शैंसर आएगा ज़्यादा तो फिर कंडोरेगो वहाँ की आपकी स्टेनोसिस को, आपकी तंगी को, आपकी नैरोनस को खोलती है, वहाँ खुश्की ख़त्म करेगी। सबसे पहली अलामत होगी उसकी ये बादशाह जिसको कहते हैं कॉर्नर ऑफ माउथ, ये क्रैक ठीक होने शुरू हो गए तो समझे कांडोरेंगो ने काम शुरू कर दिया। कांडोरेंगो में और निथोगैलो में अपने सिम्टम के साथ नहायत किस्म की कमजोरी होती है। एसिटिक एसिड इसकी दवाई है, उसमें नहायत किस्म की कमजोरी है। एसिटिक एसिड का मरीज एक प्यास मांगेगा, पानी मांगेगा, बेचैनी है, एक अजीब किस्म की प्यास है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट, समझ नहीं आ रही, तो उसमें कमजोरी होगी। फिर एसिटिक एसिड में पानी जिस्म में जमा हो रहा है, ड्रॉपसी हो रही है, पानी जिस्म में जमा है, एसाइटिस हो रहा है, तो आपको अगर ये कंडीशन है तो एसिटिक एसिड आपके बेदे की सबसे अच्छी दवाई बन जाती है। करियोजोट है, बिस्मथ है, प्लम्बम मैट है। करियोजोट में है कि आपको शदीद जलन होगी, जलन के साथ आपको हर चीज वोमिट हो गई। बिस्मथ में, करियोजोट में आपने आज खाया है, 2 दिन बाद निकलेगा और वही निकलेगा जो खाया वो। बिस्मथ में पेन ज्यादा होगा, करियोजोट में जलन ज्यादा होगी। करियोजोट की अगर कहीं एक्सक्रीशन हैं, कोई आपका पेशाब है, पखाना है, कोई मुंह से राल है, स्टिकी होगी, अगर कोई नज़ला जुकाम है तो वो आपका पीले रंग का होगा, जलन वाला होगा। फास्फोरस आर्सेनिक, अगर आपके पास जलन है बहुत ज़्यादा और खाना पीना आपका वोमिट हो जाता है थोड़ी देर के बाद, तो फास्फोरस या आर्सेनिक बेहतरीन काम करेगी। या आप इन सिम्टम में जब आप देंगे, आप ये अकेले के लिए दवाई देंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर ग्लिशिया वाला है तो वो देनी पड़ेगी, स्टाफिस एग्रिया देनी पड़ेगी, आलमेट देनी पड़ेगी। कैंसर के सारे मरीज मायूस होते हैं, वो अंदर अंदर मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में आर्सेनिक है, ऐसे में आपकी सुराइनम है, जब होपलेस हो जाएंगे, बिल्कुल ही गिर जाएंगे, तो आप आर्सेनिक दें, आपको उनको सुराइनम भी दें, साथ आप नजोट दें, कार्सिनोसिन के हैं वो दें, तो स्टे करेंगे, आपका मरीज भागेगा नहीं इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपके स्टूल में चेंजेस आ रही हैं, कभी आपको मोशन लगते हैं, कभी आपको कब्ज हो रही है, तो एलोज उसको देंगे, उसको आलनस देंगे, उसको आलस्टोनिया देंगे। कुछ खाने पीने के बाद आपको हाजत हो जाती है फ़ौरन, और तो आप आलस्टोनिया दें, उसको आलनस दें, उसको ट्राम्बीडियम दें। ये मेरा नुस्खा चलता है, आलनस वाला, आलस्टोनिया वाला, ट्राम्बीडियम वाला, और ये बड़ा अच्छा है। इसमें जितने आपके केसेस हैं, जिसको आप वीट एलर्जी कहते हैं, जिसको आप सिलिक डिजीज कहते हैं, और वो इससे मैक्सिमम मरीज ठीक हो जाते हैं। क्यों कि ये जो 2 दवाइयाँ हैं, 3 दवाइयाँ हैं, ये आपके गैस्ट्रिक जूस को बनाती है। कैसे बनाती है? आपके जो एंजाइम है वो खत्म हो जाते हैं। आपने यहाँ रोटी खाई, साथ ही पेप्सी ठंडी पी ली, ठंडा पानी पी लिया, 5 साल बाद खत्म एंजाइम। ना फिर मेप्रोजोल काम करती है, ना कुछ और काम करती है। फिर आप ये उसको महीना 2 महीना खिला देंगे, उसके एंजाइम में दोबारा ताकत आएगी, एंजाइम बनेगा, गैस्ट्रिक जूस स्ट्रांग बनेगा, फिर वो जो भी खाएगा उसको सेल मिलेगी। एंजाइम की दवाई है पेप्सिन, वो आप दे, उसमें भी मरीज ठीक हो जाएगा। कार्बोलिक एसिड है, उसमें जलन है, उसमें
काले रंग की स्टूल है, काले रंग की आपकी उल्टी है, आपके फास्फोरस में उल्टी होगी, आपकी इपिकाक में उल्टी होगी, जिसको आप हेमाटोमेसिस कहते हैं। और कैंसर की जो हेमाटोमेसिस है, ये खून की उल्टी है, इसको काले रंग की होती है। और अगर आपका स्टूल ब्लैक आ रहा है तो उसको मेलिना कहते हैं। अगर आपका स्टूल ब्लैक आ रहा है, साथ कमजोरी है, तो उसको मेलिना है, यानी कि कैंसर शुरू है। कहीं से ब्लीडिंग नीचे से हो रही, ऊपर से ब्लीडिंग होगी तो मुंह से आएगी, नीचे से होगी तो मेलिना होगी। तो वो उनके टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनका कोलोनोस्कोपी होती है, सिग्मेंटोस्कोपी होती है। तो इससे बचने के लिए जब आप दवाई देंगे तो आपके आधे से ज़्यादा मरीज इन टेस्टों से बच जाएंगे। इन टेस्टों को कराते ही बड़े खौफजदा होते हैं, नहीं करवाते कि हमें थ्रू एनएस कैमरा डालेंगे, पहले 3 दिन खाना कुछ नहीं, चौथे दिन जाएंगे तो वो आपको ऐसी दवाई देंगे ताकि आपका डायरिया और जो कुछ भी अंदर से साफ हो जाए। फिर आपका वो ये कोलोनोस्कोपी करेंगे और देखेंगे अंदर से ब्लीडिंग का हो रही। इससे पहले पहले अगर आप इन दवाइयों का सहारा लें तो इंशाल्लाह उनके टेस्ट भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा और कैडमियम सल्फ है, आप कैडमियम सल्फ दें, उसमें वोमिटिंग है, ब्लड की वोमिटिंग है, और आप देखें कि वोमिटिंग ठीक नहीं होती, लगातार वोमिटिंग है, वो आप दें, वो वोमिटिंग को कवर करती है, लेकिन इसके साथ जलन भी होगी, कमजोरी भी होगी। फास्फोरस के साथ जब तक ठंडे पानी की प्यास होगी तो वो काम करेगी, आइस की जरूरत होगी तो वो काम करेगी। फास्फोरस का मरीज नमकीन ज़्यादा खाएगा, फास्फोरस का मरीज गर्मी में नहीं रह सकेगा, फास्फोरस के मरीज में यहाँ से आग निकलती है, सल्फर के मरीज में हाथों से निकलती है, पाँव से निकलती है, असरटिला के मरीज में पूरे जिस्म से निकलती है, आयोडम के मरीज में पूरे जिस्म से निकलती है। ट्यूबर का मरीज सर्दी महसूस करता है, अंदर से गर्मी होती है, कहेगा दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, सर्दी लग रही है लेकिन दरवाजा खोला हुआ है। असरटिला का मरीज कहेगा दरवाजा खोल दो, सर्दी में भी बाहर जाके महसूस करेगा बेसी। तो अरसेना का मरीज उल्टी कर रहा है, सख्त बेचैनी है, किसी पल चैन नहीं आ रहा है, एक एक घूंट आधा आधा घूंट की प्यास है, हाय कर रहा है और कह रहा है दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, मुझे कंबल दो, रजाई दो, तो फिर अरसेनिक कैंसर को भी ठीक करेगी। सिर्फ चंद दवाइयों पे अबूर हासिल करें तो इंशाल्लाह बीमारियां सारी ठीक हो सकती हैं। यहाँ तक अब किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे कर सकता है। जैसे लुबीलिया इन्फ्लाटा है, वो आपके कैंसर की दवाई है। लुबीलिया एरिनिका है, वो आपकी कैंसर की दवाई है। कैंसर ऑफ ओमेंटम, जो आपके नाफ के अंदर चर्बी होती है, उस चीज़ का अमूमन कैंसर आ जाता है, तो वो आप लुबीलिया दे, बड़ा अच्छा काम करेगी। एक दवाई इस्यूनम, ईसियोनम, EIOSNUM, हर किस्म के कैंसर के लिए रोकती है, काम करती है, मेरे अंडर ट्रीटमेंट चल रही है वो। कैडमियम मैट है, वो आपके कैंसर के लिए काम करती है, यहाँ तक किसी के जेहन में कोई दवा हो। एक कतरा दे के फिर क्या है, इंतजार करें जब तक फर्क है, ठीक है, फिर शुरू, फिर एक कतरा दे, फिर शुरू, फिर एक कतरा दे। हम जरा सखी दिल है ना, हम 15-20 कतरे दे दें, ठीक है, वैसे वो एक कतरा देते हैं। इम्पोर्टेंसी में कंट्रेसिव भी करेगी, करती है, मैंने दी। हाइड्रासिस बड़ा अच्छा काम करती है। हाइड्रासिस की सिम्टम क्या होगी, कैंसर की वो अजीब सिस्टम होगी कि डॉक्टर साहब अंदर से मेरा मैदा खाली हो गया, खाली हो गया है, मैं खा रहा हूँ 4 रोटियां खा के हूँ, मैदा खाली है, हाइड्रासिस है, फिर साथ कब्ज होगी। यहाँ पे ये कैंसर की सिम्टम है, उसको ठीक करती है। सीकेल का आ रहा है, वो काम करती है बड़ा जबरदस्त, कि अंदर जलन, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में जलन, मेरे पाँव में जलन, मेरे मैदे में जलन, उसके पेट में जलन, वो कहेगी यहाँ पे तंदूर जल रहा है, आप टच करें पेट ठंडा, आप हाथ को टच करें हाथ ठंडा, तो वहां सीकेल काम करे। ये अपनी पहचान है एक दवाइयों की, ये वहां पे काम करेगी। तो ये सब मैं सिर्फ आपको आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ही बता रहा हूँ, और नहीं मैं बता रहा कोई। क्या वो अगले दिन आके कहेगा इंतजार ठीक हूँ, मैं वेट कराऊंगा, चाहे मैंने एक कतरा दिया चाहे 10 दिए, ठीक है ना, रिपीट नहीं किया उसको, क्योंकि अगर उन्होंने लिखा है तो इसमें कोई सच्चाई है।
हमारी जो पुराने डॉक्टरों ने लिखा उसमें कुछ सच्चाई है, आप ना रिपीट करें। मैंने ये पहले दिन कह दिया, पहली दफ़ा ही कह दिया कि एक दवाई काम करती है तो साल साल वो चल सकती है, 6 महीने चलेगी वो। आप खा चेंज तो पोटेसी दे के करे ना, आप पोटेसी लें। एंटोमक्रोडम बड़ा अच्छा काम करेगी। एंटोमक्रोडम की है सिम्टम पे दे दें कि जुबान सफेद, एक तय सफेद रंग की, एसिड फास्ट में भी एक तय होती है, वो थोड़ी हल्की सफेद होती है। पल्सरटिला में भी एक तय होती है, वो हल्की होती है, ठीक है। पल्सरटिला में प्यास नहीं होती, एसिड फास्ट में प्यास होती है, कमजोरी होती है। एंटोमक्रोडम में आपकी चटपटी चीजों की ख्वाहिश होती है साहब। अगर सिर्फ एक सफेद है, आप एंटोमक्रोडम 30 दे दें या सीएम दे दें, इंतजार कर लें, इंतजार करने का हुनर सीखे। मिल जाएगी, मिल तो है, पोटेंसी में भी शायद मिल जाए, उसमें भी मिल जाएगी आपको। क्रोटाइलस होरिड है, आप क्रोटाइलस होरिड दें, काले रंग का खून आ रहा होगा इसमें, ठीक है, और खून निकल रहा है, खून जम नहीं रहा, कभी ब्लीडिंग एनस से हो रही है, कभी मुंह से हो रही है, कभी नाक से हो रही है, आप क्रोटाइलस दे के इंतजार करें। और कुछ सवाल? जी जी, खाने के बाद अर्ज ऑफ स्टूल, कभी खाते खाते भागता है, कभी खाने के फौरन बाद भागता है। ये बड़ा अच्छा काम करती हैं आल्नस और आल्स्टोनिया। और अगर मरोड़ उठता है, लूज मोशन आते हैं, निकल सकता है रोज की तरह, तो ट्राम्बीडियम। और अगर नहीं कंट्रोल हो रहा, साथ मोशन है, कभी सबज, कभी पीले, कभी झाग, कभी क्या, तो जेट्रोफा, वो भी दें फिर साथ। ये 3-4 दवाइयां दें, मैदा के एंजाइम ठीक हो जाते हैं इससे। और कोई सवाल जी? ये दें, आप कोशिश करें, इंतजार करें, दवाई दे के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर इंतजार नहीं होता, दवाई चेंज मत करें, आपकी जो दवाई बन रही है वो दे दी है, फिर उसका जो नोजोड है वो आप दें, उसके एक्शन को तेज करने के लिए नोजोड दें। नोजोड कवर करेगी, स्टे करेगी, उस इन्फेक्शन को वक्ती तौर पे कम करेगी, लेकिन जो उसके दिमाग में एक चीज आ चुकी है सिम्टम की, ठंडा गर्म है, सर्द है, गुस्सा है, मायूसी है, होपलेस है, वो आपकी जो दवाई दी चुकी है वही काम करेगी, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे। हाँ, अगर नहीं ठीक हो रहा, आर्सेनिक दवाई बन रही है, बेचैनी है, खून प्यास है, आपने सीएम की दी, नहीं ठीक हो रहा, आपने अगले दिन फिर सीएम की दी, नहीं ठीक हो रहा, आप घंटे घंटे बाद सीएम दें, 6 दे दें, 8 दे दें, सिम्टम मिल रही है, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 6 पूड़ियों के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कि पोटेंसी चेंज करें, उसमें सल्फर लगाएं, उसमें रेडियम लगाएं, सिम्टम अगर वही है। ठीक है जनाब, अगले फिर इंशाल्लाह महीने को सेकंड संडे 6 बजे